देखो सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू ई, क्यू इक्वल्स टू एन ई, जहाँ पे क्यू का मतलब होता है चार्ज ऑन एनी बॉडी। कोई भी बॉडी में कितना चार्ज है, चार्ज ऑन एनी बॉडी। n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, या फिर लिख दो ये वैल्यू, ज़्यादा दिमागी नहीं लगाना। ई का मतलब होता है ये वाला चीज़, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो तुम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज जानते हो क्या क्या होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव होता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। COULOMB कूलम, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं, सी से करते हैं। इतना समझ में आ गया। चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, और चार्ज का जो ऐसा यूनिट है कूलम, उसको डिनोट किससे करते हैं, देखते हैं। क्या ना, बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ, हैव अ चार्ज ऑफ, नंबर 2। आप हम लोग क्यू तो सही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। सुनो, और क्यू हमको पता है, यही वाला क्यू है, ठीक है। पहला वाला में यही वाला क्यू है, और ई का वैल्यू हमको पता है, हम एन निकाल लेंगे। और एन हमेशा क्या आना चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू आना चाहिए। एन कैन नॉट बी इन डेसिमल्स। एन अगर डेसिमल में आ गया, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन टुकड़ों में जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है। तो एन अगर ऐसा एक नॉर्मल गुड मतलब फुल वैल्यू आ गया, 2 5 6 8 1 2 कुछ भी ऐसा आ गया, तो वो पॉसिबल है, क्योंकि एन हमेशा इंटीजर वैल्यू होता है। और इंटीजर अगर आ गया तो पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ये बात समझ में आ गया। तो बोलना खाली क्या था कि एन का वैल्यू इसमें क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो आदान प्रदान हुआ है वो फुल हुआ है, जो कि पॉसिबल होता है। बट इसमें क्या हो रहा है, एन का वैल्यू कुछ और आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पॉइंट में आना जाना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से नहीं है इंटीजर। देखो क्यू इक्वल टू एन होता है ना, इतना समझ में आ गया ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, एन इक्वल टू क्यू बाई ई। तो यहाँ से हम लोग खाली बोल देंगे एन अगर इंटीजर हुआ, एन अगर इंटीजर आ गया तो आंसर क्या होगा, यस। और अगर एन इंटीजर नहीं हुआ तो क्या होगा, नो। तो एक लिख लेते हैं बस, एन अगर इंटीजर हुआ तो ही यस होगा, अदरवाइज नो। ये लिख लो, बताना एन का वैल्यू। ई का वैल्यू क्या होता है, 1.6 10 टू द पावर -19। ये और ये कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, तो 2 एक गोटा वैल्यू है, इसलिए आंसर क्या आ गया, यस। और दूसरा वाला कितना आ जा रहा है, दूसरा वाला में 125/4 आया ना, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, नो। सिंपल है, ये लिख लेना है, एग्जाम में आएगा तो पूरा दिखा के लिखना है। फाइंड द, एक कूलम चार्ज अगर चाहिए तो कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना पड़ेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं निकला सोडियम से तो उसके पास चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला मतलब क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 1 ई ना। 1 ई बोले तो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना ही चार्ज आया सोडियम में ना। तो ये क्या जो दिख रहा है ये वैल्यू, ये एक कूलम से छोटा है कि बड़ा है, बहुत छोटा है कि थोड़ा छोटा है, बहुत छोटा है। -19 19 को 0 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये है 0.0000 19 बार 0 फिर 16 आएगा। समझ आ रहा है। तो 1 से बहुत छोटा है ना ये। कोई बड़ा बोलने वाले थे क्या, तुम बड़ा बोल रहे थे क्या। देखो इसका अच्छे से लिखते हैं, 1.6 10 टू द पावर -19 का मतलब क्या हुआ, नीचे 19, मतलब कितना जीरो लिखना पड़ेगा इसमें, तो कितना आएगा 0.0000, ऐसे 19 को 0 फिर 16 और 1 है, एक तरफ 1 है, कौन ज्यादा छोटा है, वो ना। तो ये बहुत छोटा वैल्यू है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता भी है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता भी है तो उसके अंदर जो चार्ज डेवलप होता है वो बहुत ही छोटा चार्ज डेवलप होता है। एक कूलम होने में भी बहुत टाइम है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दे ताकि एक कूलम का चार्ज आ जाए। कुछ ज़्यादा होगा, कुछ ज़्यादा होगा, कुछ कम होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेगा तब जाके किसी में एक कूलम का चार्ज आ सकता है। तो वही पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इतना एक कूलम का चार्ज आ जाए। तो करते हैं सॉल्व, इसको कैसे करेंगे बताना तुम लोग। मेरे पास फॉर्मूला अभी तक कितना आया, तुम लोग फोकस नहीं कर रहे हो, बात कर रहे हो, ऐसे भूल जाओगे। क्यू इक्वल टू एन होता है ना, कितना कूलम का चार्ज चाहिए, तो क्यू इक्वल टू क्या डालेंगे, एक एन, कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछ रहा है, मतलब एन ही निकालना है, और इसका वैल्यू हमको पता है। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम 19 ही तो लिखे हैं। ये समझ में आ गया, वहां गया ऊपर, ठीक है। क्या हो गया, अरे हमको याद कुछ और था, पता नहीं क्या था। यहाँ पे 3 को 0 है, नीचे आएगा, ये काट देगा, ये कितना जीरो काटेगा, 16 कर देगा, मतलब 625 के बाद कितना जीरो हो जाएगा। तो ये तो एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है ना, ये पॉसिबल है, मतलब इतना जीरो आएगा 625 के बाद 16 को 0, उतना इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, तब जाके कितना चार्ज आएगा,
1 कूलम का चार्ज आएगा। समझ आ रहा है पूरा बात? ठीक। करंट का मतलब होता है फ्लो करना, वो सही बोलिए, ठीक है। फ्लो करना, कोई भी चीज फ्लो करे उसको बोलता है करंट, बहना, बहना, ठीक है, बहना। हम बहना वाला रक्षा मंत्र वाला बहना नहीं बोल रहे हैं। करंट का मतलब बहना होता है, कोई भी चीज बहे तो उसका आगे वो नाम लगाते हैं और करंट बोलते हैं। जैसे पानी बहेगा तो वाटर करंट, इलेक्ट्रॉन बहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन करंट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट जो दिख रहा है ऊपर। इलेक्ट्रॉन लोग जब बहता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बट इस चैप्टर में अगर करंट कोई बोल रहा है तो ऑब्वियसली पानी नहीं बह रहा होगा, करंट इलेक्ट्रॉन ही बह रहा होगा, इसलिए करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही है। फ्लो और इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन एक तरह का क्या है, चार्ज है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर बोल दो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक ही बात है। रेट ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, मतलब टाइम के हिसाब से। कहीं भी अगर रेट वर्ड यूज किया गया है, रेट ऑफ, इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कितना तेजी से फ्लो कर रहा है कोई भी चीज। और ये किसके बराबर होता है, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्यू, पर यूनिट टाइम मतलब पर मतलब बाई टाइम मतलब टी। तो फॉर्मूला आ गया आई इक्वल टू क्यू बाई टी। हाँ, एनी, तो यहाँ पे इसको पुट करोगे तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एनी बाई टी। मतलब एक और फॉर्मूला, एक आया आई इक्वल टू क्यू बाई टी और एक आ गया आई इक्वल टू एनी बाई टी, ठीक है। इसके अलावा ऐसा यूनिट ऑफ करंट, अरे ऐसा यूनिट ऑफ करंट, करंट का फॉर्मूला क्या है अभी क्यू बाई टी। क्यू का यूनिट क्या होता था, सी बोले तो कूलम, और टी बोले तो, अरे टाइम नहीं उसका, ऐसा यूनिट ऑफ आई फिर क्या हो गया, सी बाई कूलम। कौन बोला मुझे बता, कूलम पर सेकंड हुआ ना, तो इसका आई का मतलब, इसका मतलब ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड को ही प्यार से हम लोग क्या बुलाते हैं, एम्पियर बुलाते हैं। एम्पियर डिनोट किससे करते हैं, ए से, ठीक है। ये श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है टू द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम है। एक्चुअली कूलम पर सेकंड है, बट इसी को हम लोग शॉर्टकट में आपसे क्या बोलेंगे, एम्पियर बोल। देखो ये है मार्कर, ठीक है, और ये है स्टेपलर, ठीक है। मार्कर किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का, और ये किसका बना हुआ है, मेटल का, ठीक है। तो इसमें दोनों में से कंडक्टर कौन सा लग रहा है तुम लोगों को, ये कंडक्टर है, ये बैड, हाँ ये क्या है, बैड कंडक्टर, या फिर इंसुलेटर भी बोलते थे इसको, याद आ रहा है। और ये है कंडक्टर, मतलब ये करंट को अपनी तरफ से फ्लो करने देता है। मतलब अगर हम उसको ऐसे खोल कर यहाँ से तार को सटा दे तो हमको करंट लगेगा, बट इससे कुछ फायदा, इससे कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ओके। ऐसा क्यों, क्योंकि जब करंट फ्लो हो रहा है उधर एक तार में, तो उस तार में क्या बह रहा है, करंट बह रहा है, मतलब क्या बह रहा है, चार्ज, मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बह रहा है ना। अब जब वो बह रहा है तार से, समझ जा रहा है, बीच में हम ऐसा अड़ंगा लगा दिए, ये स्टील दिखा, तो स्टील से भी गुजरने लगेगा, क्योंकि ये अलाउ करता है कि इलेक्ट्रॉन को बोलता है कि तुम भी मेरे से फ्लो कर लो, तो ये फ्लो करने लगेगा। और मेरे ये जो उंगली है इसमें भी आयंस है, क्योंकि इसमें ब्लड है, तो उसमें भी आ जाएगा और झटका एकदम पूरा शरीर तक लगेगा। समझ आ रहा है क्या, फिर से करके नहीं दिखाएंगे। और ये बात इसमें जब जैसे ही आ रहा है तो हम इसको पकड़े हुए हैं ऐसे, और तार को छुए, तार से कलेक्ट करंट बह रहा है, जब इसके पास आ रहा है तो अलाउ नहीं कर रहा है वो, नहीं तुम्हारा एंट्री नहीं है, तो अपना फ्लो कर रहा है, इधर घुस ही नहीं रहा है, तो मेरे तक आ भी नहीं रहा है, हमको करंट झटका नहीं लग रहा। ये बात समझ में आ गया क्या, बट ये अलाउ कर क्यों रहा है और ये अलाउ क्यों नहीं कर रहा, इतना समझना जल्दी से, ठीक है। जनरली देखा गया है कि जो लोग कंडक्टर होता है, ठीक है, वो लोग मेटल्स होता है, मेटल्स होता है, जैसे कि आयरन, जैसे कि स्टील, जैसे कि कॉपर, ये सब सारा मेटल्स है, और यही सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। कभी तुम लकड़ी का तार नहीं देख पाओगे, या फिर प्लास्टिक का तार कॉपर का देखे होगे, लोहा का देखे होगे, एल्यूमिनियम का भी तार आजकल मिलता है, या फिर तुम लोग कभी देखोगे वो टीवी वाला तार, उसमें कुछ सोलेनॉइड वाला तार रहता है। मतलब अलग अलग मटेरियल, एवरी मटेरियल इज अ मेटल। तो मेटल में ऐसा क्या होता है, हाँ, तो मेटल में ऐसा क्या होता है, सुनना, मेटल में ऐसा क्या होता है तो वो अलाउ करने लगता है। तो अभी हम लोग जाने, जैसे कि एक मेटल का एग्जांपल लेते हैं, क्या सोडियम एक मेटल है। तो मेटल लोग क्या करता है, अपना स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन दान करता है कि इलेक्ट्रॉन लेता है, किसी दान करता है। अब ये है सोडियम, इसके चारों तरफ ये है के सेल, ये है एल सेल। के सेल में कितना ऑर्बिट, कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, 2। एल सेल में जो भी है, एम सेल में 1, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही दान किया, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, एटम से निकला, बट गया कहाँ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम एक मेटल का पीस लेके आए, सोडियम का पीस, एक सोडियम का पीस लेके आए बड़ा सा, मेरे हाथ में ऐसे पकड़ा जा रहा है कुछ ऐसे, ये मान लो एक सोडियम का पीस है, इसके अंदर कितना सोडियम होगा, बहुत सारा, बिलियंस ऑफ सोडियम। मतलब यहाँ पे ऐसे सोडियम बहुत सारा, ऐसे सोडियम से ही बना हुआ पूरा। हर एक सोडियम का एटम कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। कहाँ से निकाला, अपने एटम से निकाला। एटम से निकल के कहाँ गया वो,
ये सब वॉइड्स में जो खाली जगह है ना, एटम एटम के बीच में बहुत सारा खाली जगह होता है। एक मेटल का पीस है, उस मेटल के पीस में बहुत सारा एटम्स है उसी मेटल का, ठीक है, और बीच में बहुत सारा क्या है, खाली जगह है। तो एटम से निकला इलेक्ट्रॉन और वो खाली जगह में क्या हो रहा था, घूम रहा है। मतलब यहाँ पे जो खाली जगह है, ये एटम एटम के बीच में जो खाली जगह है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है। कहाँ से निकला ये इलेक्ट्रॉन, एटम से निकला। ये एटम्स जो था यहाँ पे, वो एटम्स के अंदर जब था तो क्या कर रहा था, घूम रहा था, ऑर्बिट कर रहा था, ऑर्बिट कर रहा था, बट सोडियम स्टेबिलिटी पाने के चक्कर में उसको निकाल दिया। तो अब इसको इस बंधन से क्या हो गया, फ्री हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया क्या, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन। अब तुम बात करोगे सर तो फिर प्लास्टिक के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक किस चीज़ का बना हुआ है, नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल लोग इलेक्ट्रॉन दान करता है क्या स्टेबिलिटी पाने के लिए, नहीं करता। तो अगर नहीं करता तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, होगा ही नहीं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। समझ में आ गया कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये बात दिमाग में घुस होता है तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो ये अलाउ क्यों कर देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो अलाउ क्यों करता है कि करंट तुम भी फ्लो करो। क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे तुम यहाँ पे ऐसे कुछ लगाए हो तार, और यहाँ पे भी एक तार लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ही एक तुम बैटरी लगा दोगे यहाँ पे बैटरी, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये होता है हायर पोटेंशियल में, ये होता है लोअर पोटेंशियल, ये बहने लगता है पूरा ऐसे। बात समझ में आ रहा है क्या। अब कोई दूसरे दूसरे की चीज़ से सटाओगे जब, तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, और उसी में क्या हो, जैसे मान के चलो ऐसे तुम लोग कभी देखो कि पानी का धारा बह रहा है, ठीक है, पानी ऐसे बह रहा है, तुम ऐसे कहीं से गड्ढा खोद दोगे, हल्का सा पानी को ऐसे दिशा दिखा दोगे इधर जाना है, फिर धीरे 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 सब उधर ही जाने लगता है। तो वैसे ही कुछ है कि यहाँ पे बह रहा है एक तार में, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब पानी एक तरह से मान के चलो है, और यहाँ पे भी बह रहा है, तो सटाओगे तो इधर भी आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन लोग क्या करते हैं, कैरियर जैसा काम करता है, उससे खींच के लेके आ जाता है। और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो खींच के लेके नहीं आ पाता, तो तुमको झटका नहीं लगता। दूसरा बात, अब झटका क्यों लगता है, हम लोग ऐसे क्यों होते हो जाते हैं, वो भी बता दो जल्दी से। क्योंकि आयंस पास होता है और हम लोग के शरीर से बहुत तेजी से बहने लगता है इलेक्ट्रॉन, बहुत फास्ट, और बहुत फास्ट बहने लगता है, तो उससे हम लोग को जो नॉर्मल चीज़ होता है शरीर में, हार्ट जैसे काम करता है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, टर्बुलेंस आता है, जो हम लोग के पूरे नर्वस सिस्टम को हिला के रख देता है। इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम होता है, थोड़ा देर बाद हार्ट काम करना बंद कर देता है, पंप अच्छे से नहीं कर पाता है, और इसलिए इंसान चोक करके मर भी सकता है। ये बात समझ में आ गया। ओके, ये है तार, बड़ा सा मैग्नीफाई किया है तार को, छोटा सा पतला सा तार है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे बहता है कोई भी एक ही डायरेक्शन में। तो ये कितना सेकंड में कितना बह रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब फ्लो ऑफ करंट, और कितने टाइम पे, उसी को क्या बोलेंगे। अगर फिर बहेगा, मान के चलो, जैसे कभी कभार देखना कि कभी कोई बोलेगा 1 एम्पेयर का करंट है और कोई बोलेगा 6 एम्पेयर का करंट है, ज़्यादा कौन सा करंट है इस दोनों में, 6 वाला। इसका मतलब मान के चलो कि इसमें अगर 100 इलेक्ट्रॉन बह रहा है 1 सेकंड में, सॉरी कुछ और ज़्यादा ले लो, 10 सेकंड में, और इसमें भी 100 इलेक्ट्रॉन बह रहा है बट 1 सेकंड में, तो ज़्यादा करंट किस में जनरेट होगा, इस वाले में। जैसे एक बता रहे, सुनो, आई लगा लेते हैं, Q इक्वल्स टू टी, Q/T, यही फॉर्मूला होता है ना। Q का मतलब क्या होता है, NE/T, इतना भी समझ में आ गया। दो केस लेते हैं, केस 1 I1 लेते हैं, एक बार I2 लेते हैं। पहला केस में भी हम लोग 100 को इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, और E का मतलब, और ये इतना जो बह रहा है 100 इलेक्ट्रॉन इससे और इसके माध्यम से, वो देखा गया कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको लग रहा है, मान के चलो 100 सेकंड लग जा रहा है, 100 सेकंड। और दूसरा केस में देखा गया सब कुछ सेम है, वो जो टाइम लग रहा है वो कुछ कम है, 10 सेकंड। समझ आ रहा है क्या। तो इसमें इस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। करंट कितना आएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 एम्पियर, क्योंकि ये करंट है। और इस केस में क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 16 × 10⁻19 एम्पियर। ज़्यादा किस में करंट आया, I2 में। क्यों, क्योंकि टाइम क्या लगा, कम लगा। मतलब एक जैसे ऐसा हो रहा है, पहला वाला में ऐसा बह रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन है, बह रहा है यहाँ तक आया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन में ऐसा आ गया। समझ में आ रहा है क्या। अब पहला मतलब दो पानी का धारा समझो, एक पानी ऐसे बह रहा है आराम आराम से, और एक पानी ऐसे फास्ट बह रहा है। पहला वाला पानी जो ऐसे बह रहा है उसमें तुम हाथ रखोगे बीच में, मजा आएगा, मजा भी नहीं, हल्का सा फील होगा कुछ बह रहा है, बस इतना ही होगा ना। और एक फास्ट वाटर करंट बह रहा है, उसमें तुम हाथ रखोगे, झटका मारेगा ना हाथ में। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर 6 एम्पियर और 1 एम्पियर दोनों को तुम पकड़ोगे तार को, तो इसमें भी तुमको सेंसेशन फील होगा, बट हो सकता है फील ना हो सकता है बड़ा कम हो, बस ऐसा ही। और 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर में चले जाओगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो इसमें भी कर रहा है, बट बहुत फास्ट कर रहा है, इतना फास्ट कि तुम हाथ दोगे तुमको लगेगा कुछ महसूस होगा। तो हम लोग को महसूस होता है कि बह रहा है कुछ, बस करंट वही है। नेटवर्क के हिसाब से थोड़ा समझ में तब ज़्यादा आता है, इसमें थोड़ा कम समझ में आएगा। एक चीज़ पहले लिख लो, प्लस क्यू जो होता है ना, वो अपना जो एरिया होता है चार्ज का जो ऑरा होता है वो ढकेलने वाला इसका होता है, मतलब नेचर। प्लस क्यू क्या करता है, जो भी पास आता है उसको ढकेल देता है, और माइनस क्यू क्या करता है, पास बुला लेता है, ऐसा।
माइनस क्यू का नेचर होता है अट्रैक्ट करने का और प्लस क्यू का नेचर होता है रिपेल करने का। समझ आ गया? मतलब प्लस क्यू हमेशा कैसे करते रहता है, ऐसे ऐसे, कोई आएगा ढकेल देगा। समझ आ गया? और माइनस क्यू हमेशा कैसे करते रहता है, खींचते खींचते रहता है, जो आ गया खींच दिया। ये बात समझ में आया? पहले ये समझ लिख लो, उसके बाद आगे समझाते। ठीक है, ये क्यू नॉट बोलते हैं इसको, थोड़ा फास्ट। हाँ, इसका नाम होता है क्या? अरे ये जो है ना, इसमें ये बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज है। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड, इसका जो ताकत है, इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि पता ही नहीं चलता कि प्लस क्यू नॉट है कि माइनस क्यू नॉट। समझ में आ रहा है? मतलब खुद का कुछ औकात नहीं है ना, ये ढकेल पाता है ना किसी को खींच पाता है। मतलब बच्चा जैसा है, चार्ज की दुनिया में बहुत छोटा बच्चा है। समझ में आ रहा है? कोई भी इसको ढकेल देता है, कोई भी खींच लेता है, ऐसा वाला। तो एक प्लस क्यू चार्ज है, वो क्या करता है, हमेशा सबको ढकेलते रहता है। तो प्लस क्यू नॉट चार्ज लेके आएंगे उसके पास, मतलब ये क्यू नॉट चार्ज उसके पास लेके आएंगे। ये क्या है, मेरा प्लस क्यू चार्ज है। ये क्या करता है, अपने से सबको दूर भगाता है। एक क्यू नॉट चार्ज को लेके आएंगे, छोड़ देंगे यहाँ पे, तो क्यू नॉट चार्ज कहाँ भागेगा, दूर ऐसे भाग जाएगा, इसके पास चिपक जाएगा, क्या होगा, भाग जाएगा। समझ आ रहा है? अब एक माइनस क्यू चार्ज को लेके आए, अब ये माइनस क्यू है, फिर से क्यू नॉट चार्ज को लेके आए, मतलब टेस्ट चार्ज को लेके आए, यहाँ पे पकड़ के लेके आए, यहाँ पे छोड़ दिए, क्या होगा, चिपक जाएगा। तो टेस्ट चार्ज का नाम टेस्ट चार्ज क्यों पड़ा, सुनो। हम एक चार्ज को लेके आए यहाँ से, कहाँ गया चार्ज मेरा, ये एक चार्ज है मान के चलो, पता नहीं क्या है कि प्लस क्यू है कि माइनस क्यू है, नहीं पता। ठीक है, अब हमको टेस्ट करना है कि क्या है, प्लस है कि माइनस है। तो हम एक क्यू नॉट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को मतलब लेके आए यहाँ पे, बच्चा वाला चार्ज को लेके आए और छोड़ दिए। अब इसके ऊपर निर्भर करता है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर छोड़ने के बाद इसे दूर भाग गया, इसका मतलब ये क्या है, प्लस। छोड़ने के बाद चिपक गया, इसका मतलब ये क्या था, मतलब कोई भी बड़ा चार्ज को टेस्ट करना है कि वो प्लस नेचर का है कि माइनस नेचर का, उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है उसका, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा। इतना समझ में आ गया क्यू नॉट क्या है। हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, सुनना बुरा बात, ठीक है, गड़बड़ मत करना। ये अभी बेचारा कहाँ पे पता है, एट इन्फिनिटी में है। इन्फिनिटी में मतलब बहुत दूर है, इससे इसका दायरा कहाँ तक है, यहाँ तक है। मतलब ये भगाता है, यहाँ के अंदर जो भी आएगा उसको भगाने की कोशिश करेगा। इससे बाहर है तो इसका कोई हाथ खास नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इसमें कोई फोर्स लग रहा है क्या, या ये उसको भगा पा रहा है, उसको कुछ भी कर पा रहा है, मतलब ये खुश है अपने जगह में यहाँ पे। समझ में आ रहा है? जब कोई खुश रहता है ना, स्टेबल रहता है, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, ये बताए थे कभी हम ग्रेविटी में। जैसे कि अभी मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, इसका कितना है पोटेंशियल, अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना है इसके पास, अभी 0। ये उठाएं इसको जबरदस्ती ऊपर तक, इसके पास अभी क्या आ गया, कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया हाइट की वजह से। मतलब अब ये स्टेबल नहीं है, कुछ एनर्जी आ चुका है। तो उससे कैसे पता चलेगा एनर्जी आया, छोड़ेंगे तो वापस अपने जगह में जाएगा उसी एनर्जी का यूज़ करते हुए। बात समझ में आया? तो जो जहाँ पे स्टेबल रहता है, खुश रहता है, वहाँ पे उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे खुश है, कोई चार्ज इसको ना ढकेल रहा है ना खींच रहा है, मस्त है। इसका पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, 0। ये खुद से उधर जाएगा क्या, नहीं। ये भी इसको खींच पाएगा क्या, तो हम क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल एक एजेंट होता है, सुनना छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट जो हम बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इतना कभी मेरा वाला सुना नहीं देता, पूछते क्या बोले सर, ऐसा नहीं पूछती है ना। तो इसको हम उठा के क्या करेंगे, ऐसे लेके जाएंगे, इसको उठाओ यहाँ से ऐसे, ठीक है, और उसको लेके जाएंगे। जब लेके जाएंगे रास्ते में तो हम जब लेके जाएंगे तो हमको थोड़ा तकलीफ कम होगा क्योंकि छोटा सा चार्ज है। पर जैसे इस रास्ते में जाएंगे हमको क्या फील होगा कि मेरे तरफ ऐसे कोई धकेल रहा है कि हमको कोई खींच रहा है, क्या फील होगा, धकेल रहा है। तो मेरा फिर उसके बाद लेके जाने का जो ताकत है वो धीरे धीरे क्या होना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पहले आराम आराम से लेके जा रहे थे, अब अगर लेके जाना पड़ रहा है तो ताकत से लेके जाना पड़ रहा है। मतलब लगातार पूरे जर्नी में हमको फोर्स क्या करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है। ये बात समझ में आया? तो कुछ यहाँ पे जब आए तो हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, और मतलब यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है इसके वजह से। तो हमको क्या करना पड़ रहा है ना, इधर भी फोर्स लगातार बढ़ा के यहाँ पे कुछ लेके आए हम यहाँ तक। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे लाते हैं हम लोग, उस पर नहीं जा रहे हैं, वो 12 वाला टॉपिक हो जाएगा कि एक्सेलरेशन 0 रखते हैं वगैरह। हम लोग बस लेके आए। तुम लोग का इतना जानना है कि जब लेके आए तो हमको लगातार जर्नी में फोर्स लगाना पड़ा कि नहीं, हाँ या ना, लगाना पड़ा, तो फोर्स लगाना पड़ा। इतना समझ में आ गया? अगर फोर्स लगाना पड़ा और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम लोग क्या किए, वर्क डन किए। ये बात समझ में आया? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग कुछ काम किए यहाँ पे, ये बात समझ में आया? मान के चलो हम लोग 2 जूल का काम किए होंगे, तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, 2 जूल का। जैसे यहाँ पे ये मार्कर अभी यहाँ पे था, नीचे था यहाँ पे मस्त, इसके पास एनर्जी कितना था अभी, 0। जब ऊपर लेके आए इसके पास मान लो एनर्जी 2 जूल का आया, पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल का। इसका मतलब हम काम ही इसको ऊपर लाने में कितना किए होंगे, 2 ही जूल का किए होंगे, तभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आया होगा। तुम लोग सुने भी होगे कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, या फिर जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। याद आ रहा है कुछ ऐसा? तुमको याद आ रहा है? नहीं आता? तुमको याद आ रहा है? आता। मतलब काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल, सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। जितना हम लोग काम करते हैं उतना ही किसी बॉडी में एनर्जी आ जाता है। ठीक है, इतना ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हम कुछ काम किए तो इसके पास क्या आ गया, एनर्जी आ गया, और एनर्जी आया तभी तो इसको पकड़े हुए हैं। छोड़ेंगे तो क्या होगा, भाग जाएगा फिर से। तो भागेगा किस एनर्जी को लेके,
जो हम एनर्जी काम की है उस पर वही एनर्जी लेके, मतलब यहाँ पे उसके पास क्या डेवलप हो गया, एक पोटेंशियल एनर्जी आ गया कि नहीं आ गया, कुछ V, इस पॉइंट का नाम अगर A है तो A पॉइंट वाला VA आ गया, मतलब यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या आ गया, कुछ पोटेंशियल आ गया। समझ आ रहा है क्या? बहुत तरह का पोटेंशियल होता है, जैसे कि ये वाला जो ग्रेविटी से उठाए ऊपर, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक धनुष वाला से हम तीर से खींच रहे हैं तो तार से उसका एनर्जी आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही यहाँ पे क्या किससे किए हैं, चार्ज की मदद से किए हैं, इलेक्ट्रॉन की मदद से, चार्ज की मदद से, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे आया, वर्क डन करके, कहाँ से कहाँ लेके आए इस बॉडी को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसका ऑरा है, इसका फील्ड है। बात समझ में आया? तो कोई अगर पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब, तो हम लोग पहले हिंदी में बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये वो वर्क डन होता है जो हम लोग करते हैं किसी टेस्ट चार्ज पे। कब करते हैं, जब उसको इन्फिनिटी से किसी अंदर वाले फील्ड में लाना होता है, तब जो मिनिमम वर्क डन हम लोग करते हैं वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आया क्या बात? मान लो हम 2 जूल का वर्क डन किए, काम किए, उठा के लेके आए, मेहनत किए, वही वाला एनर्जी ना 2 जूल वाला इसके पास आ गया, और वही 2 जूल को क्या बोलेंगे, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका, ठीक है। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन, इट इज द मिनिमम वर्क डन, मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड, एकदम सेम सेंटेंस बुक में भी लिखा रहेगा, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया। और बुक में लिखा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, बुक में क्या लिखा है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, हम लोग लिखेंगे टू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, ठीक है, इतना लिखेंगे। यहाँ पे क्यू, W बाई क्यू है, W का क्या होता है, जूल, और क्यू नॉट का, बोलो सही, हाँ, जूल पर कूलम। हम लोग बोल नहीं पा रहे हो क्या? इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मतलब प्यार से क्या बुलाते हैं इससे, वोल्ट। इसको भी डिनोट किससे करते हैं, फिर से बताना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट V से, उसका SI यूनिट वोल्ट होता है, उसको भी डिनोट किससे करते हैं, दोनों इसमें सेम हो गया, जैसे फोर्स और N, फोर्स का F से डिनोट करते हैं, उसका SI यूनिट न्यूटन से करते हैं, N से करते हैं। अभी करंट देखें, I से करते हैं करंट को डिनोट, उसका यूनिट को एम्पियर से करते हैं A, बट इसमें मैच कर गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से, और उसका जो SI यूनिट होता है वोल्ट, वो भी V से, ठीक है। कहानी सेम है, कहानी को याद रखना जो भी था थोड़ा देर पहले। इसका दायरा कहाँ तक था, कुछ यहाँ तक था, हम लोग Q0 चार्ज को लेके आ चुके थे पॉइंट A तक, ठीक है। अब इसके अंदर ही इसको हम मूव करना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट से कहीं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेके आ जाते हैं, B पॉइंट तक Q0 को, यहाँ से यहाँ, तो भी कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब इसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराने के लिए जितना कम से कम वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोलेंगे सर डिफरेंस क्यों, उसको भी ला रहा है यहाँ से यहाँ तक तो वर्क डन हो रहा है, और इसको यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं तो भी वर्क डन हो रहा है, तो इसमें डिफरेंस कहाँ से आ गया। डिफरेंस ऐसे आया कि जब पूरा कहानी समझोगे ना 12 में जाके, इसी कहानी को फिर से बताया जाएगा, तो लोग कुछ ऐसा बोलता है कि इन्फिनिटी में था, अगर हम इसको B तक लेके आए हैं एक बार, और एक बार A तक अलग से लेके आए, अलग अलग चार्जेस को, तो मान के चलो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको खर्च हुआ 10 जूल का एनर्जी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर लाते तो हमको 8 जूल का एनर्जी का खर्च होता, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना खर्च एक्स्ट्रा हुआ मेरा, 2 जूल। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी है, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियलों का क्या किया हम लोग, डिफरेंस निकाल लिया। समझ आ रहा है क्या? इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बट हम डिटेल्स में नहीं गए, हम बोले यहाँ से यहाँ तक 2 जूल लगेगा, वही है डिफरेंस, कहाँ से कहाँ तक, B से A तक। समझ आ रहा है शॉर्टकट में कहानी, ठीक है। हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज द मिनिमम पूरा, हाँ कल नहीं कर पाएंगे, कल तो मैथ्स करेंगे। इधर है प्लस, इधर है माइनस, प्लस से मूव करता है करंट और माइनस की तरफ आता है, ठीक है, ये बल्ब का सिंबल है। तुम लोग थक गए क्या, ठीक, कोई बात। और यहाँ पे एक एम मीटर लगाए हैं, एम मीटर क्या होता है, एम मीटर ये मेजर करता है, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, करंट मेजर करता है। तो क्या हुआ था, सुनना, जो फिजिसिस्ट है ओम बोल के, कुछ अभी लगाए नहीं है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट मस्त चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओम्स लॉ जो है, ये ओम्स बोल के साइंटिस्ट का है, वो क्या किया सुनो, वो एक्सपेरिमेंट से देखा कि अगर वो वोल्टेज बढ़ा रहा है इसका, जैसे मान लो पहले मान के चलो ये 2 वोल्ट का बैटरी है, तो करंट जो फ्लो कर रहा है, ये रीडिंग कितना दिखा रहा होगा, मान लो दिखा रहा है 4 एम्पियर का, तो पहला उसको क्या दिखा कि अगर 2 वोल्ट का करंट ले रहे हैं तो 4 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है,
ठीक। फिर ये बैटरी मान लो खोला, थोड़ा सा बड़ा बैटरी लगाया, 4 वोल्ट का लगाया इस बार, तो अभी करंट क्या होने लगा, 8 एम्पियर हो गया। तो मतलब 4 वोल्ट जब लगाया तो क्या देखा, 8 एम्पियर हो गया। तो ऐसे ही वो करते गए एक्सपेरिमेंट कि अब 6 वोल्ट का लगा के देखते हैं, तो देखा 12 एम्पियर का हो गया। 6 एम्पियर का 6 वोल्ट का लगाया तो 12 एम्पियर। इससे वो कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो V का और I का, ये क्या है, वोल्टेज है, और ये वाला क्या है, करंट है। इधर देखने ये क्या देखा कि जो वोल्टेज है और I है, V और I का जो रेशियो है, ठीक है, वो हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, दिख रहा, वोल्टेज और I का करें 2/4 कितना आएगा, 1/2। 4/8 करेगा तो भी कितना आएगा, 6/12 करे तो भी 1/2। मतलब ये क्या बोला है कि इसका मतलब V/I का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक सर्किट में कांस्टेंट रहता है। इसको अदर वे में भी कोई बुक लिखता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अभी ये ऊपर उठाओगे तो क्या होगा, I ना होगा। तो V अगर I अगर बढ़ाते हैं तो V बढ़ता है, V बढ़ाते हैं तो I बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों बात समझ में आ गया। ये ओम्स बोला पहली बार में, इसको पब्लिश किया। दूसरा कोई फिजिस्ट आया, वो बोला कि हम आपको गलत प्रूफ कर देते हैं। कैसे प्रूफ किया गलत, तो मान के चलो यही सर्किट में सुनना, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ पे मान के चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मोमबत्ती ले रहे हैं और इसको गर्म कर रहे हैं, तार को। फिजिस्ट लाया और क्या किया, वो क्या बोला कि वोल्टेज को हम नहीं बढ़ाएंगे। 2 वोल्ट में आपको 4 एम्पियर मिल रहा था ना, उसके बाद 2 वोल्ट में जब 4 एम्पियर मिल रहा था, अब इसको चेंज करना था, बट वो चेंज नहीं किया, वो मोमबत्ती लगा दिया। पहले क्या समझ में आ गया, 2 वोल्ट लगाया, 4 एम्पियर दिख रहा है, ये वाला मैच कर गया। अभी ये सब नहीं हुआ है। फिर क्या किया, वो लगाया मोमबत्ती जो भी है, और इस बार खराब मोमबत्ती लगाया, तो अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अगर गर्म हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स में भी हल्का हल्का थर्मल एनर्जी आ रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, हल्का सा बढ़ जाएगा। हल्का सा बढ़ जाएगा फ्लो अगर, तो करंट भी क्या हो जाएगा, करंट का मतलब ही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, वो बढ़ गया। ये हो गया हल्का सा 4.02 या फिर 4.2 एम्पियर। तो इसका मतलब रेशियो गड़बड़ा गया इसका। अब तो रेशियो सेम नहीं आएगा ना, पहले था 4/2 था, पहले क्या था 2/4 था, अब वापस क्या हो गया 2/4.2। तो क्या ये कांस्टेंट रहा, नहीं रहा, तो ओम्स लॉ गलत हो गया। तो ओम्स लॉ बोला नहीं हम आपको ऐसा कब बोले थे, वो अपना स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर लिया। वो बोला कि V/I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा अगर आप सारा का सारा एक्सटर्नल पैरामीटर्स को सेम रखिएगा। जैसे कि आपको टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, प्रेशर चेंज नहीं कर सकते, वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे 3-4 चीज़ बता दिया जो चीज़ चेंज हो सकता है। उसके बाद नया ओम्स लॉ बन गया। और ओम्स लॉ कैसे डिफाइन कैसे करता है कि द वोल्टेज टू करंट रेशियो इज कांस्टेंट इन अ सर्किट इफ, देखो ये बाद में ऐड किया गया, ठीक है, इफ से, इफ ऑल द एक्सटर्नल पैरामीटर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम etc आर केप्ट अनचेंज्ड। क्या उल्टी करने वाले हो? हम लोग आज का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आया, V = IR। I यहाँ से SI यूनिट ऑफ R लिख लो बस, लास्ट टॉपिक। हाँ, वोल्टेज है ना, वोल्ट का वोल्टेज होता है और I का क्या होता है, एम्पियर। और V/A को ही हम लोग ओम बोलते हैं, जो कि सिंबल इसका ऐसा है। ये सिंबल याद रखना। अगर सिंगल लाइन रहे इस चैप्टर में तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, वायर। नंबर दूसरा, अगर इस तरह से ऐसा कुछ रहे तो ये रेजिस्टर है। बात करते क्या होता है। नंबर 3, ऐसा करके इस तरह से रहे और ऐसा कटा हुआ रहे, या तो कुछ ऐसा बना हुआ रहे, इस तरह का कुछ रहे। ये दोनों सेम सिंबल है, दोनों का मतलब क्या होता है, रियोस्टेट। इसका एक और नाम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। नंबर 4, अगर ऐसा करके ऐसा किया रहे तो बल्ब। नंबर 5, ये क्या है, सेल। नंबर 6, ऐसे करके ऐसा बहुत सारा रहे, ये प्लस माइनस कॉम्बिनेशन सेल हो गया क्या, बैटरी। ऐसे करके ये बना हुआ रहे, स्विच है कि की है, की ऑफ की है कि ऑन की है, ऑफ की है। और यही 8वां नंबर, ऐसा करके ऐसा ही रहे बट बीच में ऐसा बिंदी रहे, तो ये है की बट ऑन वाला। 9th, अगर ऐसा रहे और इस तरह से रहे कुछ, तो ये है स्विच। ये ऑन है कि ऑफ है, ऑफ। 10, कौन सा, उसका सर्किट को ओपन कर दिया गया है, कनेक्शन टूट गया है तो ऑफ होता है, ऑफ वाला ही काम करता है। रोज मतलब इस देखोगे सर्किट बॉक्स होगा, लैब कभी जाना फिजिक्स लैब, एक इतना बड़ा ऐसा बॉक्स टाइप का दिखेगा, उसमें बहुत सारा ऐसा की लगा हुआ दिखेगा, जैसे जिसको खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, वहां से सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो वो ऑफ जैसा काम करता है।
ठीक है। और इसको लगा देते हैं तो सर्किट क्या हो जाता है, ऐसे मान के चलो ना, सिंपल समझो, यहाँ से एक मेटल आ रहा है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ठीक है। यहाँ पे भी ये जगह खाली कर दिया गया पूरा, तो क्या ये सर्किट पूरा मतलब इससे करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। बट यहाँ पे एक लगा देते हैं, कुछ इस तरह का चीज है ऐसा, ये भी मेटल वाला पार्ट है, ठीक है। इसको ऐसे घुसा दिया इसके अंदर, फिट बैठ गया ऐसा करके। अब सर्किट कंप्लीट हुआ कि नहीं? सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही इसको घुसा दिए मतलब ऐसा वाला कर दिया, इंसर्ट कर दिए तो क्या हो गया, क्लोज कर दिए। और क्लोज कर दिए तो क्या हो गया, ऑन हो गया, मतलब क्लोज होगा तो ऑन होगा। और अगर इसको ओपन कर देते हैं, इसको हटा देंगे, ओपन करके यहाँ रख देते हैं, ऐसा निकाल दिए, तो ये ओपन कर दिए तो की क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है। इस तरह से ऑफ नहीं, ओपन और ऑफ क्लोज लिखा हुआ है, ठीक है। ये अच्छा डाउट था वैसे। ये वाला क्या है, स्विच ऑन है। अगर ऐसा क्या हुआ रहे, ए लिखा रहे हैं, तो ये होता है एम मीटर, इसके लिए जगह थोड़ा चाहिए, सही रहेगा, ये लेकर रहने देते हैं बाकी सब। एम मीटर मतलब एक डिवाइस होता है जो क्या मेजर करता है, डिवाइस विच मेजर्स, हाँ सही है लगभग, मेजर्स करंट मेजर करता है। इतना लिखो पहले। रजिस्टर के बारे में हम लोग जानेंगे इस सिम्बॉल्स वाला टॉपिक खत्म होने के बाद। ये वाला भी जानेंगे थोड़ा देर में। बल्ब पता है क्या होता है, सेल पता ही, और लगभग क्या होता है, सेल एक तरह का बैटरी जैसा ही होता है, मतलब बैटरी का समझ लो फंडामेंटल चीज होता है सेल। बहुत सारे सेल को मिलाते हैं तब एक बैटरी बनता है। अगर बोलोगे इसका काम क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का काम करता है। तो हम लोग खाली इतना लिख दो, अगर कहीं ब्रैकेट वगैरह जगह है तो, कि इट सप्लाई। तो कोई बोलेगा नहीं ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, वो भी सही बात बोल रहा है, ठीक है। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट तो करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस देता है, बट वो डिफरेंस से आता क्या है अल्टीमेटली, एनर्जी। देखो हम समझा रहे एक चीज, जैसे कि ये पानी को अगर हम यहाँ पे जैसे इसको या फिर इसको कोई भी चीज को जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा स्लांट है, दिख रहा है क्या, तो हल्का सा ढलान है। जब ढलान चीज में से पानी डालेंगे, हम नहीं डाल रहे, सही में नहीं डाल रहे, यहाँ डालेंगे तो पानी अपने आप कहाँ चला जाएगा, नीचे। अगर यहाँ पे डालेंगे इसमें टेबल एकदम क्या है, फ्लैट, यहाँ पे अगर हल्का एक ड्रॉप पानी डालेंगे तो जाएगा क्या, नहीं। रीजन क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस नहीं है और यहाँ पे डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ आ रहा है? उसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक जैसे ही पानी का ड्रॉप डाल रहे हैं, उसके पास भी एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है। वो एनर्जी की वजह से वो आगे क्या हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। इसको एनर्जी, इसका डिफरेंस को हमारा और बढ़ा दे, ऐसे करके ऐसे कर दे कुछ, तो इसका डिफरेंस और क्रिएट ज्यादा हो गया, मतलब एक तरफ ज्यादा ऊंचा चला गया, एक तरफ ज्यादा नीचे आ गया। जितना ये डिफरेंस क्रिएट होते जाएगा और जितना ये ऐसे फ्लैट से स्लैंट होते जाएगा, इसका मतलब डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो रहा है, और जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा यहाँ पे जो ड्रॉप डालेगा उतना तेजी से जाएगा नीचे। तो कैसे जा रहा है तेजी से, क्योंकि उसके पास क्या आ जा रहा है, एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस का एनर्जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर भी। वो वाला जहाँ पे हो रहा है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बट इतना नहीं जानना है तुम लोग को, जानना है कि हाँ भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके वजह से सप्लाई क्या करता है, एनर्जी, किसको, इलेक्ट्रॉन लोगों को। समझ आ रहा है? कुछ लोग भी पहली बार सोचा था वो भी कि अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी क्या होते जाएगा, और सेम रेशियो में बढ़ते जाएगा। V बाई आई का जो रेशियो होता है सेम होता है, मेरा लॉ ओम्स लॉ। फिर कोई एक जन बताया था कि क्या किया था उसको, ये भी बोला था कि आप आग लगा दिया था और बोला था कि आप गलत है, फिर वो अपना लॉ को सुधारा भी था। फिर से एक बार रिकैप करेंगे वो सब चीज। इतना समझ में आ गया? सेल के बारे में काम समझ में आ गया। बैटरी भी सेम ही काम करता है, थोड़ा सा बड़ा काम के लिए बैटरी को यूज किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे कम काम का जरूरत है, कम एनर्जी का जरूरत है, वहाँ पे सेल। जहाँ पे ज्यादा एनर्जी का जरूरत है वहाँ पे बैटरी। सिंपल। 7 की का काम क्या है, सर्किट को कभी ब्रेक कर देना या फिर सर्किट को कभी चालू कर देना। अपने हाथ में अगर रखना है, चीजों को कंट्रोल करना है तो की से कर सकते हैं या तो स्विच से कर सकते हैं, ठीक है। की जनरली यूज होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, और स्विच जनरली यूज होता है हाउस होल्ड सर्किट्स में। जैसे हम लोग घरों में स्विच यूज करते हैं, क्यों यूज नहीं करते हैं, ठीक, ओके। रियोस्टेट का काम हम बताएं कि बाद में बता रहे हैं। 11 नंबर है एम मीटर एक तरह का डिवाइस है जो कि सीरीज में लगता है, ये खाली अभी रख लो, सीरीज पैरेलल जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। एक तरह का डिवाइस जो क्या मेजर करता है, करंट, मतलब एक सर्किट में कितना करंट का फ्लो हो रहा है वो ये रीडिंग दे देता है कि कितना एम्पीयर का करंट है, ठीक है। पहले के जमाना में वो आता था डिफ्लेक्शन वाला, अभी भी आता है वैसे, बट आजकल वो भी मिलने लगा है जो डिजिटल है, डायरेक्टली दिखा देगा 2, 3, 5 ऐसे नंबर्स दिखा देगा, ठीक है। तो वोल्टमीटर भी एक तरह का क्या है, डिवाइस। वो कैसा दिखता है, कुछ V लिखते हैं और माइनस प्लस लगा दो, एक तरह का डिवाइस है। ये पैरेलल में लगाया जाता है, क्या होता है अभी रहने दो। ये क्या मेजर करता है, विच मेजर्स वोल्टेज मेजर करता है ये। 13 एक होता है गैल्वेनोमीटर, क्या नाम है इसका, गैल्वेनोमीटर। ये भी करंट ही मेजर करता है, बट बहुत ही छोटा करंट। इट मेजर्स स्मॉल करंट को ये मेजर करता है। इसके अलावा बुक में कुछ भी है तो एक बार देख लो, चेक कर लो। एक ओवरहेड सर्किट होगा शायद, वो देख लेना। अगर ऐसा करके कुछ लिखा रहे ना, ऐसा अगर ऐसा रहे तो समझ जाना कि एक तार के ऊपर से दूसरा तार जा रहा होगा। सुन लो एक बार इसको, जैसे ये एक तार है और ये एक तार है। अगर एक तार ऐसे ऊपर से जा रहा है तो इसको 3D में समझ में आ रहा है कि हाँ दोनों के बीच में गैप है, सट नहीं रहा है।
बट अगर ऊपर से देखोगे ऐसे तो क्या लग रहा है, सटा हुआ है। जैसे बुक में तो कॉपी में तो नहीं बना पाएंगे, कॉपी में कैसे दिखाएंगे कि ऊपर से पार हो रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है, तो उसको ऐसे दिखाया जाता है। अगर हम लोग ऐसे दिखा दे इसको तो क्या लगेगा कि एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड होता और एक बार कनेक्टेड नहीं होता, मतलब एक बार ऐसे है और एक बार ऐसे है, दोनों को हम लोग कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब ऐसे होगा तब ऐसे बना देंगे, और जब सटा हुआ नहीं होगा, हल्का से भी उठा होगा, तो उसको ऐसे करके ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये वाला है जॉइंट वायर, ये वाला है ओवरहेड वायर, ओवरहेड वायर, वायर्स। नंबर 15 वो भी बना देते हैं, जॉइंट वायर्स। हम लोग पढ़ेंगे ये तीन चीज, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, और रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ये तीन चीज। ये करने के बाद हम लोग देखेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रियोस्टेट क्या होता है। ठीक है, ये तीन चीज पहले बताओ, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। कुछ रेजिस्टेंस अगर वो एक वर्ड में बताया जाए तीनों चीज को, तो रेजिस्टेंस एक वर्ड में क्या है, एक तरह का गुण है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर इसको बताया जाए कि एक वर्ड में बताओ रेजिस्टर क्या है, तो एक तरह का डिवाइस है, और रेजिस्टिविटी एक तरह का क्या है, रेजिस्टिविटी एक तरह का मेजर है, मेजर मतलब नापने का चीज, कोई भी चीज। रेजिस्टेंस एक तरह का प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या करता है, वो गुण क्या करता है कि करंट को रोकने का गुण, जो करंट को रोक लिया उसके अंदर अगर करंट को रोकने का गुण है, तो उसके अंदर वो गुण, उस गुण का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। और अगर वो गुण किसी में है, जैसे मान के चलो, समझ रहे हो ना, जैसे कि मान के चलो अच्छा, जो हम बताए थे अच्छाई, ये एक गुण है, बट जिसके अंदर अच्छाई है वो अच्छा इंसान है। समझ में आ रहा है, जो एमबीबीएस कर लिया वो डॉक्टर है, एमबीबीएस गुण का नाम है, बीटेक गुण का नाम है, जो कर लिया वो इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, वैसे ही रजिस्टर। अर 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 आ रहा है, सेम सेम। तो ये एक तरह का क्या है, प्रॉपर्टी which opposes current to flow through a conductor. है opposes, हाँ ठीक, opposes current to flow through a conductor. रेजिस्टर क्या है, डिवाइस, डिवाइस which have the property, which have this property. और रेजिस्टिविटी क्या है कि अगर उसके पास वो प्रॉपर्टी है तो वो कितना ज्यादा है या कितना कम है, मैन्युफैक्चरिंग से पता चलता है वो, बट कितना ज्यादा है वो कितना कम है, उस चीज का मेजर कौन दे रहा है, ये रेजिस्टर है। कोई मान के चलो ये प्रॉपर्टी है जिसके पास, वो प्रॉपर्टी है भी, बट कोई ज्यादा रोक रहा है, कोई थोड़ा कम रोक रहा है, तो कोई अच्छा रजिस्टर बन गया, कोई खराब रजिस्टर बन गया, उस चीज का मेजर कौन देगा तुमको, रेजिस्टिविटी देगा। ठीक है, तो ये एक तरह से मेजरमेंट है, मेजर्स द डिग्री ऑफ दिस प्रॉपर्टी। और ये डिसाइड कब होता है, एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जैसे रजिस्टर खरीद के लेके आ गए ना कहीं से, तो वो है फिक्स है, जब वो बना था उसी टाइम पे उसका रजिस्टिविटी तय हो चुका था। ठीक है, वो कैसे तय होता है तो उसका अलग प्रोसेस है कि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे आके, जैसे पिघला हुआ रहता है कोई भी चीज़, फिर वो जमता है धीरे धीरे, तो वो फास्ट जमा है कि धीरे धीरे जमा है, स्ट्रक्चर कैसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, उसके अकॉर्डिंग ये तय होता है। तो इसमें हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये डिसाइड होता है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस वाले सिंबल से, इसका नाम है रो, RHO। ठीक है, रेजिस्टर को ऐसे ही दिखाते हैं, ये वाला रेजिस्टर है, और रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, R से। इस प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं R से, रेजिस्टर जो डिवाइस है उसको इस तरह से दिखाते हैं, और रेजिस्टिविटी इससे दिखाते हैं, रो बोल के एक सिंबल से। ठीक है, इतना लिख लो पहले। इसका एक और नाम है रियोस्टेट। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस ऐसा है जिसको हम लोग वैरी कर सकते हैं। एक तुम लोग स्कूल में अगर देखोगे तो ऐसा करके कुछ रहेगा, एक दिखना ऐसा करके रहता है, ब्लैक कलर का, और ऐसे स्टैंड लगा रहता है यहाँ पे, कुछ इस तरह का। अगर ऐसा कुछ दिख जाए और यहाँ पे एक ऐसा रिंग बना हुआ रहता है, यहाँ से ऐसा इस तरह का रिंग बना हुआ रहता है, इसको हम लोग ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है स्कूल के लेबोरेटरी में, फिजिक्स लैब में, तो समझ जाना वही क्या है, रियोस्टेट है। ठीक है, तो रियोस्टेट का काम क्या है वो बता रहे हैं हम लोग। जैसे ये हम दिखा रहे रियल लाइफ में कैसे दिखता है, जब हम लोग फिगर बनाएंगे हम लोग यहाँ पे अभी फिजिक्स के हिसाब से, तो ऐसा नहीं बनाने वाले अभी हम लोग कैसे बनाएंगे, जो सिंबल देखे हैं वो सिंबल कैसे देखे हैं, ऐसा करके, देखो ऐसे देखे हैं, और एक बार ऐसा करके ऐसा देखे हैं। ठीक है, इसको रहने दो, ये थोड़ा समझाने के लिए अच्छा रहता है। इस वाले यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ना, ये तार दिखाता है। एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में ये तार ऐसा कुछ होता है मोटा सा, और यहाँ से एक पेंसिल जैसा कुछ लगा हुआ रहता है, पेन जैसा, और इस पेन का कोटिंग रहता है ऊपर में प्लास्टिक का, पीवीसी का कोटिंग, मतलब हम लोग पकड़ सकते हैं, अगर अंदर से करंट बह भी रहा है तो हम लोग को करंट नहीं मारेगा वो। और इसके एकदम टिप पे, ये वाला पार्ट पे, ये बेयर्ड रहता है। बेयर्ड मतलब समझ रहे हो ना, मतलब छिला हुआ रहता है, तो उसमें पीवीसी नहीं रहता है, पूरा मेटल रहता है। ये वाला पार्ट, ये मेटल है, मतलब अगर कोई ऐसा पकड़ा हुआ है करंट नहीं लगेगा, ऐसे टच कर ले। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि ये जो तार जा रहा है ऐसा अंदर से,
ऐसे जा रहा है और इसी को अगर टच कर रहा है और ये भी एक मेटल ही है, ये पूरा मेटल 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 ऐसे, ये मेटल समझ में आ रहा है, मतलब मेटल ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट मेटल है और बाकी अंदर से ऐसे मेटल जा रहा है और हम लोग इस पार्ट को टच कर रहे हैं जो कि प्लास्टिक है, ब्लैक वाले पार्ट। ठीक, क्लियर है। इसको, इस पूरे चीज़ को हम लोग जॉकी नाम से बुलाते हैं, वो अंडरवेयर वाला नहीं, इसको जॉकी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं ना, इस वाले में जो हम पहले एक बार बनाए थे, जो रियल लाइफ वाला बता रहे हैं, इसके ऊपर स्लाइड करवाते हैं ऐसे करके, टच करके। ठीक, वही यहाँ पे ऐसे सिंबल से बताया गया है कैसे काम करता है इसका टच, ऐसे घुमा के फायदा क्या होता है वो देखो। जैसे मान के चलो ना, यहाँ पे हम एक बल्ब लगा दिए इस तरह से, बल्ब, और यहाँ पे जैसा है स्विच विच वगैरह लगा हुआ है, बैटरी भी लगा हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ प्लस माइनस, प्लस से ही करंट बहता है, माइनस की ओर जाता है, प्लस से करंट बहता है, माइनस की ओर जाता है। ठीक है, अब करंट बह रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे गया, फिर यहाँ गया, समझना, ध्यान से देखना, बस हम लोग उल्टा बना दिए, इधर बनाते हैं इस बार। अगर बल्ब उधर है तो जॉकी इधर से करना पड़ेगा कनेक्ट। अभी देखना, यहाँ से हम लोग जॉकी का ये जो टिप है वो कहाँ रखे हैं, यहाँ पे रखे, मतलब ये जो करंट है ऐसा बहेगा, इलेक्ट्रॉन लोग बहेगा, और इसको रेजिस्टेंस में क्या होगा, तकलीफ होगा जाने में, धीरे धीरे जाएगा जाएगा जाएगा, फिर से ये इतना रास्ता तय नहीं करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस है, उसको एक शॉर्टकट रास्ता दिख जाएगा, अरे यहाँ से तो मेटल है, बल्ब जला दिया। समझ आ रहा है क्या हुआ? ठीक है, मतलब उसको तकलीफ कितना करना पड़ा यहाँ पे, अगर तकलीफ कर रहा है इलेक्ट्रॉन लोग जाने में, इसका मतलब वहां पे ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन हो जा रहा है, मतलब बल्ब थोड़ा सा जितना ब्राइट जलना था उतना ब्राइट जल नहीं पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोग कुछ एनर्जी यहाँ पे खर्च कर चुका है। बात समझ में आया? बट अगर इसी जॉकी को हम लोग उठा के यहाँ रख दे, ऐसे करके इस जगह पे रख दे, फिर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो अब इस रास्ता को लेगा क्या? नहीं, अब यहाँ तक जाएगा और वापस यहाँ से यहाँ और यहाँ आ जाएगा। तो अब कैसे जलेगा? सबसे ब्राइटेस्ट जलेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब इस जॉकी को धीरे धीरे हम स्लाइड करते रहेंगे उधर, तो धीरे धीरे इस बल्ब का वोल्टेज क्या होते रहेगा, कम 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 होते रहेगा, और सबसे कम कब हो जाएगा, जब इसको उठा के कहाँ रख दे, इस जगह पर रख दे। मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स लोग हैं वो लोग पूरा का पूरा रेजिस्टेंस को पार करते हुए जाना पड़ रहा है, उसके बाद इसको जलाना पड़ रहा है, तो जो बचा कुछ एनर्जी है तो ये डिमर हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राइटर नहीं होगा। तो जॉकी करने का मतलब क्या कर रहा है, तुमको रेजिस्टेंस के बदौलत इस वोल्टेज को अप डाउन करने का एक तरीका है। रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ा घटा रहे हैं जिससे कि यहाँ का वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ घट रहा है। ठीक है, इसको जॉकी बोलते हैं। अगर जॉकी यहाँ पे आ जाए तो इस पॉइंट पे ब्राइटर जलाएगा, सबसे ब्राइटेस्ट, और अगर जॉकी को यहाँ पे रख दिया जाए तो सबसे डीम जलेगा। एक वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें अगर 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, तब जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, तो आई दिया हुआ है 150 मिली एम्पियर, ऐसा फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, पता नहीं, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एट फ्लो टू अ सर्किट। क्यू निकालना है। अच्छा, क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बताओ? क्यू इक्वल टू एक तो एन ही होता है, बट ये वाला लगेगा यहाँ पे, एन ही नहीं लगेगा, क्यू इक्वल टू आई टी लगेगा। आई बाई टी कैसे? आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है ना, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। आई पता चल गया कितना है, 150 मिली एम्पियर, मिली को कन्वर्ट करना है एम्पियर में, कैसे करेंगे? 10 to the power minus 3 है। बहुत बढ़िया, क्या 10 to the power minus 3 कर देंगे तो एम्पियर में आ जाएगा, और टाइम 2 मिनट में, हमको सेकंड में चाहिए ताकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू 60 ये सेकंड हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, जितना आएगा उतना आंसर, और क्या कितना आएगा बताओ? ये हो जाएगा, ये वाला 300 इंटू 6 कितना हो जाएगा, फुल आंसर। क्या रहता है, कौन ऊपर रहता है ये पता है क्या? एक्स एक्सिस में किसको रखा जाता है? अरे वैसे नहीं, मतलब एक्स एक्सिस में किसको रखा जाता है वो बताओ, जनरली किसको रखा जाता है? टाइम। एक्स एक्सिस पे वो वेरिएबल रखते हैं जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करता हो। ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं हम लोग डिपेंडेंट। जैसे तुम लोग बचपन नहीं, क्लास 9 में वीटी ग्राफ बनाते थे ना, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ बनाते थे, याद है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सब में टी नीचे क्यों रहता था? क्योंकि टी को किसी से मतलब नहीं है, तुम वेलोसिटी बढ़ाओ, वेलोसिटी घटाओ, वेलोसिटी है नहीं है मतलब नहीं है, टाइम अपना बढ़ते रहेगा, टाइम निर्भर नहीं करता है कि वेलोसिटी है कि नहीं। बट अगर तुमको वेलोसिटी कुछ भी चाहिए तो उस वेलोसिटी के लिए कुछ ना कुछ टाइम जरूरी है, तो ये वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पे? टाइम पे। डिस्प्लेसमेंट करना, यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है तो कुछ तो टाइम लगेगा ना,
तो ये डिपेंड करता है टाइम पे, एक्सेलरेशन में डिपेंड करता है टाइम पे, बट टाइम किसी से निर्भर, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है पूरा पूरा। जो इंडिपेंडेंट होता है उसको यहाँ रखते हैं, जो डिपेंडेंट होता है उसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वी एंड आई का, तो अगर हम लोग वी को रख देंगे इंडिपेंडेंट, दोनों हो सकता है, मतलब अब मेरा यहाँ पे कहना है कि आई भी होता है और वी भी होता है। दो केस बता रहे हैं यहाँ पे, सुनना। अगर तुम वोल्टेज को फिक्स कर दिए, मतलब बैटरी जो लगा दी वो लगा दी, अब उसको चेंज नहीं कर रहे हो, एक बैटरी लगा दिए 10 वोल्ट का, मान के चलो बैटरी लगा दी, अब बस करंट चेंज करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस को बदल बदल के करंट चेंज करेंगे, तो हम लोग वोल्टेज को रखें फिक्स, चेंज नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट हो गया, और करंट चेंज हो रहा है वोल्टेज के हिसाब से, जैसे ऐसा ऐसा कुछ। सुना, दो सर्किट हम बना रहे हैं, एक पहला सर्किट ये वाला, कुछ ऐसा बल्ब लगा हुआ, सर्किट में दिक्कत है, सर्किट अच्छा नहीं लगता। ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट में मान के चलो करंट बह रहा है 5 एम्पियर का, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 10 वोल्ट का बैटरी को खोल रहे हैं और इधर लगा दे रहे हैं 20 वोल्ट का बैटरी, 20 वोल्ट का बैटरी, तो करंट कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट था, सॉरी 10 वोल्ट था तो 5 एम्पियर का करंट, 20 वोल्ट हुआ तो 10 एम्पियर का करंट। फिर इस बैटरी को खोलो, एक 40 वोल्ट का लगाओ या फिर 30 वोल्ट का लगाओ, तो उस हिसाब से चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पे कौन किस पे निर्भर कर रहा है, करंट वोल्टेज पे कि वोल्टेज करंट पे? फिर से बोलो, हाँ, करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे, कि वोल्टेज को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग करंट चेंज हो रहा है। तो वोल्टेज तो अपना मर्जी चल रहा है कि हम बदल रहे हैं, अभी हम लोग बदल रहे हैं, तो इस केस के लिए ये वाला ग्राफ परफेक्ट रहेगा, ये वाला नहीं। बात समझ में आया? कभी कभार ऐसा भी केस होगा, एक और केस देखो, ठीक है। तो रिएस्टेट क्या करता है, रेजिस्टेंस को बदलता है, उसके अकॉर्डिंग क्या बदलता है, वोल्टेज बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो करंट कुछ बह रहा है, अब यहाँ पे ऐसे करंट बह रहा है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो जब यहाँ पे है तो यहाँ तक जाएगा, ठीक, यहाँ तक, सॉरी ऐसे जाएगा पूरा पूरी, उसके बाद इतना ही रेजिस्टेंस वो झेलेगा, इतना। अगर इसको उठा के यहाँ पे रख दिया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा आएगा, इसको यहाँ से तार मिलकर यहाँ से रेजिस्टेंस को झेल ही नहीं पाएगा, बाईपास कर देगा। अगर इसको उठा के यहाँ पे रख दिया जाए, यहाँ पे इस जगह पे कहीं, तो ये ऐसे जाएगा, वापस आके फिर से पूरा रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो इसको अगर हम लोग ऐसे बढ़ाते घटाते रहे तो ये जो लाइट है उसका वोल्टेज डिमर या ब्राइट होते रहेगा। जब हम लोग यहाँ पे रखते हैं इस जगह पे, इस पोजीशन 1 में, तो सबसे डिम जलता है कि सबसे ब्राइट? सबसे डिम, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब एनर्जी खत्म हो जा रहा है, मतलब वोल्टेज कम मिल रहा है इसको। और अगर नंबर 2 पोजीशन में रख देंगे तो सबसे ब्राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस झेलना ही नहीं पड़ेगा। ये वाला जो केस बन रहा है अभी, यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज वैरी कर रहा है किसके हिसाब से, करंट के हिसाब से, वोल्टेज वैरी कर रहा है करंट के हिसाब से। समझ आया कैसे? क्योंकि ये चेंज नहीं, वोल्टेज वैरी हो रहा है इसका, ये डिमर हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, करंट जो मूव कर रहा है उसके हिसाब से। करंट को चेंज करने वाला काम अब इस बार हम लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस को वैरी करके उसके अकॉर्डिंगली इसका वोल्टेज चेंज होते जा रहा है। तो जब इस वाला केस का बात करेंगे तब ऐसा वाला ग्राफ बनेगा। समझ आया क्या? बट बुक में ऐसा नहीं बोलता है, बुक में तुम ये ऐसा पढ़ोगे तुम लोग आगे जाके, ऐसा कि ये भी होता है, ये भी होता है, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, उसका ग्राफ कुछ वैसा बनेगा, ऐसे कुछ पढ़ोगे। बट तुम लोग इस क्लास में, हमको लगता है ये वाला है, क्या है, तुम्हें चेक करो तो आई वी है कि वी आई है, ये वाला ऐसा है, दिस वन, ये वाला होगा। तो हम लोग यही वाला ग्राफ बनाते हैं फिलहाल के लिए, वी आई ग्राफ। इस ग्राफ का नाम वी आई ग्राफ है। जो पहले बोला जाता है उसको हम लोग ऊपर वाई एक्सिस में लिखते हैं और आई को ऐसे नीचे, जैसे याद है नहीं, वो ऐसे लिखा होगा इन एम्पियर्स, ऐसे करके। तो लोग आई नहीं लिखा है, आई की जगह में करंट लिखा है और ब्रैकेट में उसका यूनिट लिखा है। जैसे हम लोग आई लिखे हैं, नहीं ऐसा नहीं, देखो ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते थे ना हम लोग बचपन में, ऐसा लिखते थे क्या, मीटर पर सेकंड और ये सेकंड, नहीं वो लिखते थे, हो सकता है इन ब्रैकेट में लिखेंगे इन मीटर पर सेकंड, बट है किसका ग्राफ है, जो क्वांटिटी है उसको लिखा जाता है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसको लिखा जाता है, और उसमें जो वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज, उस वैल्यूज का यूनिट ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम आई लिखे हैं कि यहाँ पे जो क्वांटिटी पुट किया जाएगा वो करंट पुट किया जाएगा। करंट किस में पुट किया जाएगा, हो सकता है एम्पियर में, हो सकता है इन मिली एम्पियर में, हो सकता है इन माइक्रो एम्पियर में, वो हम लोग यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, किस में यूनिट क्या रहेगा इस करंट का। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे एम्पियर में करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज पुट करेंगे, बट इन किस में, वोल्टेज किस में रहेगा, वोल्ट्स में रहेगा। मिली वोल्ट में भी रह सकता है, माइक्रो वोल्ट में भी रह सकता है, मेगा वोल्ट में भी रह सकता है, गीगा वोल्ट में रह सकता है, बट हम लोग जनरली क्या लिखेंगे, वोल्ट। ये समझ में आ गया? अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, चलो 10 एम्पियर का करंट है मान के चलो, और वोल्टेज क्या ले ले, 10 वोल्ट ही ले ले कि कुछ और ले ले, 20 ले लेते, ओके। और फिर 20 एम्पियर लेते हैं यहाँ पे, 40 वोल्ट, 30 एम्पियर लेते हैं तो सही जा रहे हो, हाँ 60 वोल्ट, 40 एम्पियर तो 80 वोल्ट। ये समझ में आ रहा है दूरबीन? तो हम लोग यहाँ पे भी 10 20 30 कर देते हैं, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, यहाँ पे भी ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है,
ये 70 है, ये 80 है। पहला है 10 एम्पियर में 10 वोल्ट, सॉरी 20 वोल्ट। तो जीरो में जाएंगे ऐसे 10 एम्पियर में 20 वोल्ट, कहाँ आएगा पॉइंट? इस जगह में कहीं। समझ आ रहा है कैसे प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ? 20 एम्पियर में 40 वोल्ट, मतलब यहाँ पे आ रहा है कहीं। हाँ ऐसा दे सकता है, पूरा एक टेबल बना देगा, बोलेगा ऐसे ग्राफ प्लॉट कीजिए। नहीं ग्राफ पेपर नहीं देगा, ऐसे ही नॉर्मल करना है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है बस, ठीक है। केस स्टडी में ऐसा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखेगा कि एक बच्चा है, कोई नाम लिख देगा, वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, वो ऐसे करके नॉब घुमा रहा है, तो वो देख रहा है कि ऐसे हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, उसे एक टेबल बना दिया, प्लॉट द ग्राफ ऑफ, उस लड़का का नाम सौरभ। हाँ मतलब स्ट्रेट लाइन तो होता ही है, जरूरी नहीं कि जीरो से हो, बस ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रेट होना चाहिए। ऑरिजिन से पास नहीं भी कर सकता, हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर मान के चलो कुछ एग्जिस्टिंग करंट हो सकता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे कुछ करंट है, मान के चलो हम बैटरी लगाएं, स्विच ऑफ किया हुआ है, बैटरी लगाएं स्विच ऑफ किया हुआ है, तो वोल्टेज है कि नहीं उसमें? अभी वोल्टेज है कि नहीं है? क्योंकि बैटरी है ना, बैटरी है तो वोल्टेज होगा, पर स्विच ऑफ किया हुआ तो करंट दौड़ रहा है क्या? नहीं। तो पॉसिबल है कि वोल्टेज कुछ है, वोल्टेज मान के चलो 10 है, बट करंट कितना है? 0। तो पहला वाला तो पॉइंट यहाँ आ गया ना, पॉसिबल है। बट जनरली ओम्स लॉ के हिसाब से वो लोग ऐसे नॉर्मल बता रहा है कि हाँ 0 0, पहला वाला ऐसा लेना है कि 0 एम्पेयर में कितना वोल्ट? 0 वोल्ट, उस तरह से कर रहा है तो ठीक है, पॉसिबल। ठीक है, तो ग्राफ बन गया, समझ में आ गया, ऐसा ही होता है। लिख लो इसको। जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और यहाँ पे एक ग्राफ, इसी को बोलते हैं कि ग्राफ है, ये सब तो एक्सिस है। और ग्राफ कौन सा है? यही वाला। ग्राफ का दो पहलू होता है, मतलब एक ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है, ग्राफ को पढ़ना है, रीड करना है, तो दो तरीके से पढ़ते हैं कि ग्राफ का स्लोप कितना है, स्लोप मतलब ढलान, कि ये स्लोप कितना है, कितना ढलान है इसमें, एक बॉल रखेंगे कितना तेजी से गिरेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि ये ग्राफ अपने अंदर कितना एरिया कवर कर पा रहा है, एरिया अंडर कर्व, सॉरी एरिया अंडर द ग्राफ, जो भी बोलो। जो पहला पहलू है स्लोप ऑफ द ग्राफ, और दूसरा है एरिया अंडर द ग्राफ। हम कर्व नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ पे कर्व है नहीं, है तो स्ट्रेट लाइन है। तो दोनों कैसे कैसे निकलता है वो सुनो। स्लोप जब भी निकालना होगा हाँ, तो हम लोग करते हैं सिंपल भाषा में अगर बोले तो, स्लोप निकालना है तो y/x कर देते हैं, ठीक है। जो भी y है उसको डिवाइड कर देते हैं x से। क्यों बात करेंगे, क्यों कर, ये रटने वाला बात खाली भी बता रहे हैं, कैसे रटो। और एरिया अंडर द ग्राफ अगर हो तो y × x कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे y/x कर, जैसे यहाँ पे हम VT ग्राफ का एग्जाम्पल ले रहे हैं बार बार। VT ग्राफ पे ये मान के चलो ग्राफ है, v मतलब वेलोसिटी, t मतलब टाइम, तो इसका हमको स्लोप पता करना है। तो स्लोप मतलब क्या कर देंगे, v/t। तो v/t का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता था, एक्सेलरेशन। क्या था? तो ये एक्सेलरेशन ही है, ये कुछ नहीं और क्या है, एक्सेलरेशन। मतलब इसका जो स्लोप है इस ग्राफ का, VT ग्राफ का जो स्लोप होता है, वही हम लोग को क्या बतलाता है, एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। और इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है, एरिया, वो v × t हो जाएगा। v मतलब वेलोसिटी और टाइम t मतलब टाइम। वेलोसिटी टाइम क्या होता था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता था, वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट मतलब s। तो हम लोग अगर याद हो तो न्यूमेरिकल में हम लोग एरिया निकालना, s निकालने में बोलता था, तो हम लोग ये निकाल लेते थे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल दिए तो s निकल गया। समझ आ रहा है? करेंगे, मान के चलो y की जगह में मेरा है v और यहाँ पे है i, तो मेरा स्लोप क्या बताएगा यहाँ पे, v/i, जो कि क्या होता है, r। मतलब कोई भी vi ग्राफ का जो ग्राफ होता है, उसका जो ढलान होता है, वो ढलान क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। समझ आया? दूसरा, इसका एरिया कुछ बताता है कि नहीं वो भी चेक करो। v × i कुछ होता है क्या, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज इंटू करंट ऐसा कोई क्वांटिटी होता ही नहीं है। देखो कभी कभार क्या होगा ना, जैसे फोर्स बाय एरिया क्या होता था, नहीं प्रेशर इक्वल्स टू F/A। m क्या होता है, F इक्वल्स टू ma होता था, याद है? m/a होता था क्या, नहीं, m/a कुछ होता है, m/a कुछ भी नहीं होता है। तो कुछ भी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, हो सकता है ये कुछ है ही नहीं, ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट m × a कुछ रिप्रेजेंट करता है क्या, फोर्स। इसी तरह से v × i कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हमको इस पूरे ग्राफ वाले कहानी में एरिया का कोई काम नहीं है, हमको बस एक ही चीज काम याद रखना है, क्या, स्लोप। मतलब हम लोग को vi ग्राफ का जो ग्राफ है वो क्या बताता है, बस रेजिस्टेंस बताता है। कैसे पता करते हैं उसका रेजिस्टेंस, बाई स्लोप। तो अब स्लोप पे आते हैं, ये सब हटाओ, लिखना क्या क्या वो देखो। एक तो ये लिखना है, पहला चीज ये लिखना है, और उसके बाद ये वाला पार्ट में आना है, इसको भी नहीं लिखो। इतना समझ में आ गया, लिख लो इतना पहले। स्लोप पता कैसे करते हैं, तो स्लोप का मतलब है कितना ढलान है, मतलब कितना एंगल है इसमें, ये थीटा ही पता करना होगा। स्लोप पता करने के लिए हम लोग का एंगल पता करना होता है।
अब एंगल पता करने का मतलब थीटा पता करना है। अब थीटा पता डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सहारा लेना पड़ता है, साइन कॉस टैन किसी का भी। तो किसका सहारा ले, तो साइन का देखते हैं पहले। साइन का क्या होता है, पी बाई एच। तो पी ये है जो कि पता कर सकते हैं वाई एक्सिस से, ये पी, और एच ये वाला है जो कि वाई एक्सिस से या फिर एक्स एक्सिस से पता नहीं कर सकते। तो साइन इज नॉट अ गुड ऑप्शन। समझ आ रहा है? कॉस करते हैं, कॉस का मतलब बी बाई एच। तो इस थीटा को अगर कॉस से निकालेंगे तो बी, हाँ, एक्स एक्सिस से पता कर सकते हैं, बट एच फिर से हाइपोटेनस, इसको ना इससे पता कर सकते हैं ना इससे पता कर सकते हैं, तो कॉस भी सही नहीं है। टैन देखते हैं, टैन होता है पी बाई बी, टैन थीटा इक्वल्स टू पी, पी मतलब वाई एक्सिस से पता किया जा सकता है और बी मतलब एक्स से पता किया जा सकता है, मतलब ये बेस्ट है। इसलिए हम लोग थीटा जब भी एंगल पता करना होता है किससे पता करते हैं, टैन थीटा से ही पता करते हैं। टैन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये वी और बाई आई, मतलब वही घूम फिर के क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, अब एक चीज लिख लो, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये 1 और 2 में से ढलान ज्यादा किसका है, 1 का कि 2 का? 1 का। समझ में आ रहा है? ज्यादा स्टीपर है ना ये, यहाँ से बॉल रखेंगे, यहाँ पे बॉल रखेंगे, ये बॉल फास्ट आ जाएगा, बॉल धीरे धीरे आएगा। तो जिसका ढलान ज्यादा है उसका मतलब उसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है मतलब टैन थीटा ज्यादा है, मतलब 1 का और 2 का ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि 1 और 2 में से दो बल्ब का ग्राफ बनाया गया है, ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, दोनों में से ज्यादा अच्छा ग्लो कौन करेगा? 2, क्योंकि बल्ब 1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है बल्ब 1 का, तुमको समझ नहीं आ रहा कुछ भी, मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग नहीं है, ठीक है। अभी क्या समझ आता है? क्या ज्यादा करंट ज्यादा यूज होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा मतलब करंट को रोकेगा कि अलाउ करेगा? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे R1 इज ग्रेटर देन R2 की लेस देन R2, ग्रेटर देन R2, इस वजह से वोल्टेज क्या हो जाएगा बल्ब 1 का, लिखते हैं बल्ब 1 विल ग्लो डिमर की ब्राइटर डिमर देन बल्ब 2। ये समझ में आया? क्या ऐसा V बाई आई इक्वल्स टू अगर R है तो हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा ये तो R भी ऊपर है और V भी ऊपर है, तो V बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा, या फिर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है, I बढ़ाएंगे तो R घट जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा है किसी को? हाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्या बोल रहे हैं? ये देखो ये वाला चीज सही है, ठीक है, यहाँ तक सही है। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हाँ R इज अ कांस्टेंट। अगर तुम लोग को लग रहा है कि ऐसा होगा कि V और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि दोनों ऊपर है बाकी फॉर्मूला जैसा, तो ऐसा केस इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें ये बढ़ाएंगे ना तो ये नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, और ये चीज जो भी रहेगा सेम ही रहेगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मान के चलो ये है 2 वोल्ट और ये है 4 एम्पियर इक्वल्स टू कुछ रेजिस्टेंस है, तुम इसको बढ़ाओगे 4 वोल्ट कर दोगे तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा? नहीं, रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। 4 एम्पियर जो है ये वाला बढ़ के क्या हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा, बात बराबर रहेगा, रेजिस्टेंस पहले जितना था अभी भी उतना ही है, यही तो ओम्स लॉ है ना। इसलिए ये मत सोचना कि V और R पे R डिपेंड करता है, R डिपेंड किसी पे नहीं करता, मतलब V और I पे किसी और चीज पे डिपेंड करता है, वो चीज के बारे में बात करेंगे। ये समझ में आया? तो R इज नॉट प्रोपोर्शनल टू V और I, मतलब R निर्भर नहीं करता है V और I पे, ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ पे डिपेंड कैसे करता है, डायरेक्टली कि इनवर्सली? ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है डायरेक्टली, बट क्यों, रीजन बताओ पहले। और एक बड़ा सा तार है तो यहाँ पे करंट इतना ही दूर बह रहा है ना, और बड़ा वाला तार ज़्यादा दूर बह रहा है बिग बाजार तक, पहला। और दूसरा केस में हमको यहाँ से जाना है बैंक मोड़ तक, तो किस केस में हमको ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा? जितना लेंथ बढ़ाएंगे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा ना, एक इधर भी झेलना पड़ेगा, बिग बाजार के पास ट्रैफिक, तहसील गेट के पास ट्रैफिक, फिर पुल के पास ट्रैफिक, मतलब ज़्यादा है, झेलना ज़्यादा है, तो लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है ना। मेरा भी यहाँ पे हम लोग बह रहे थे, हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे कौन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है, वहाँ पे दूसरा गाड़ी ही मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन है, तो अलग अलग आइटम्स है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो आसपास इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा है, सुनना। इलेक्ट्रॉन लोग ऐसे कहाँ बहता है, वॉइड्स में बहता है, बीच में क्या रहता है, मतलब हर जगह क्या रहता है, मतलब एटम्स रहता है, और एटम्स के वॉइड्स में इलेक्ट्रॉन लोग मूव करते रहता है। अब जितना ज़्यादा लंबा रास्ता उतना ज़्यादा एटम्स का सामना करते हुए चिरते हुए उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, और उतना जितना ज़्यादा करना पड़ेगा उतना ज़्यादा टकराने का चांस बढ़ जाएगा एक दूसरे से, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि नहीं बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, जो है एरिया पे भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, वो डायरेक्टली करता है कि इनडायरेक्टली करता है, नहीं पता, 1/, हाँ, मतलब एरिया अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। चलो इसका भी सोचो, वायर है ऐसा पतला सा वायर, जबरदस्ती एक ऐसा वायर, 2 वायर, वायर 1 वायर 2। अब यहाँ पे कंजेशन ज़्यादा है ना, पतला सा रोड है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लोग जा रहा है, तो ज़्यादा जा रहा है तो वापस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर रोड को वो कर दिया, क्या बोलते हैं, 6 लेन बना दिया, तो अब ट्रैफिक घट जाएगा ना, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी फ्लो हो सकता है। तो वही चीज़ है, बस इतना ही। एरिया अगर बढ़ा दोगे तो कंजेशन घट जाएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और नीचे क्या आ जाएगा, A इक्वल टू लगाओगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है जिसको हम लोग रो बोलते हैं, L/A।
रो 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 आर एच ओ ना हाँ आर एच ओ, इसका मतलब है आर एच ओ, जिसका मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी। अरे मतलब क्या बोल रहे हैं, तो इस अल्फाबेट का नाम है रो, ये इस जगह में क्या डिनोट करना चाह रहा है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी याद है क्या होता था, ठीक है, रेजिस्टिविटी इज अ मेजर, हम 3 चीज लिखाए थे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टर, और एक एक वर्ड में बोले थे क्या है, तो रेजिस्टेंस एक वर्ड में क्या है, रजिस्टर एक वर्ड में क्या है, डिवाइस मटेरियल जो भी बोलो, और रेजिस्टिविटी एक वर्ड में क्या है, एक मेजर, मेजर कि कितना ज्यादा है या कितना कम है वो रोकने वाला प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस रोकता है ना करंट को, तो कितना ज्यादा रोकता है, पानी पी लो पहले। तो ये इसका एरिया तो ये भी हो जाएगा, कब सरफेस एरिया, हम लोग फिर मेंसुरेशन पढ़ने लगे। और क्रॉस सेक्शन का मतलब इसको अगर बीच से काट दे तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसे काटोगे इसको यहाँ से तो कैसा दिखेगा, ऐसा ही तो कुछ दिखेगा, तो यही वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो फ्लैट सरफेस है वही क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। नंबर 3 किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल्स यूज्ड। नंबर 4 डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, बट वो फॉर्मूला में नहीं दिखता है, ठीक। अभी इसको कंबाइन कर दिए तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जहाँ पे आर का मतलब पता ही है सबको, रेजिस्टेंस, एल का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ जिससे करंट पास हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इस सिंबल का नाम है रो, बट यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, ओके, इतना लिख लो। यहाँ से रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो का मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समझ आ गया, आर ए बाई एल होगा। अब इसका एसआई यूनिट पता करना, हमको बताओ आर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा यूनिट ऑफ रो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ओम मीटर, बस इतना लिख लो। रेजिस्टेंस पहले ये था, बाद में रेजिस्टेंस कुछ अलग हो जा रहा है, मतलब हम अलग वाला को आरडीएस मानते हैं, अलग में क्या हुआ, क्या मटेरियल चेंज हुआ कि वही रहा, वही रहा, तो रो विल बी रो ओनली। लेंथ क्या हो जा रहा है 2 टाइम्स, मतलब 2l लिख सकते हैं क्या, और एरिया क्या हो जा रहा है हाफ, मतलब a बाई 2, तो यहाँ पे हम लोग रो लिखेंगे, l लिखेंगे और a लिखेंगे, ये वाला जो 2 है बाहर लिख दिए, और जो बाई के बाई में 2 है वो भी कहाँ चढ़ जाएगा, ऊपर ही चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 4 रो l बाई a, मतलब 4 और रो l बाई a किसके बराबर है, पहले वाले r के बराबर, तो r डैश इक्वल टू क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ पहले वाला r, मतलब 4 गुना हो गया, r डैश इक्वल टू तो रो l बाई a है ही, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, r डैश कितना हो जाएगा, तो रो ही रहेगा, l कितना हो जाएगा आधा, मतलब बाई, और एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स 4a, तो हो जाएगा रो l बाई a और इधर 1/8, तो r डैश इक्वल टू हो गया 1/8 ऑफ r, ठीक है, 1/8 ऑफ r हुआ है, तो r डैश बाई r कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, r डैश बाई r, यार को नीचे लिखा है 1/8, तो परसेंटेज क्या पूछा है, चेंज, तो r से r डैश होने में कितना का चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ आने में कितना चेंज हुआ है, परसेंटेज चेंज हम बताए थे कि कभी परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो ऊपर लिखते हैं कितना चेंज हुआ, नीचे लिखते हैं किससे चेंज हुआ, और इंटू करते हैं 100, ऐसे एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में डायरेक्टली नंबर्स लिखना है यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे कितना की जगह में 7, किससे चेंज हुआ है 8 से, तो नीचे हो जाएगा 8 और इंटू 100, वो मत करना, ये 7 इंटू 12.5 आ रहा है, कितना मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, कितना परसेंटेज है, और ये भी एक रेजिस्टर है। अभी 2 रेजिस्टर का बात करते हैं हम लोग, एक R1 एक R2, कनेक्शन में 2 अप्लायंसेस या 2 रेजिस्टर लगा हुआ है, ऐसा कनेक्शन में, मतलब सीरीज, इसको सीरीज बोलते हैं, एक के बाद दूसरा ऐसा लगा हुआ है, तो जब तार नहीं बटता है, जब एक ही तार में 2 चीज लगा हुआ है उसको बोलते हैं सीरीज, जब तुमको तार ऐसा दिखेगा कि कहीं से जुड़ा हुआ है और तार चेंज हो गया है तो वो पैरेलल, ठीक है, ये बेसिक लेवल बता रहे हैं सीरीज पैरेलल पहचानने का। सीरीज कब बोलेंगे, जब 2 रेजिस्टर एक ही तार में हो, और जब अलग अलग तार में दिखे तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये पैरेलल है क्या ये पैरेलल है, नहीं, क्या ये पैरेलल है, क्या ये पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तार है, यहाँ पे देखो एक ही तार जा रहा है, बट यहाँ पे नोड्स दिख रहा है तुमको, जंक्शंस दिख रहा है ना, जंक्शंस जहाँ दिख रहा है वहाँ पे इसका मतलब तार क्या हो गया, चेंज हो गया, जहाँ तार चेंज हो गया इसका मतलब ये पैरेलल हो गया। बट उसको अभी सीरीज को डिटेल्स में देखते हैं जल्दी फास्ट। सीरीज में ऐसा मान के चलो करंट बह रहा है आई, तो यहाँ से जो करंट बहा R1 से, क्योंकि यहाँ से हम लोग ऐसे करके जोड़ दिए हैं, बैटरी जोड़ा हुआ है, वो अभी दिखाता नहीं है कोई बुक में, हम लोग दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वही होता है, बुक में नहीं दिया है, वो अंडरस्टूड है कि हाँ ऑब्वियसली करंट बह रहा है तो बैटरी तो कहीं ना कहीं होगा ही, तो बैटरी है, यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है यहाँ पे गया। तो अब तुम लोग बताओ कि
इससे जितना करंट गुजरा क्या उससे भी उतना ही करंट गुजरेगा कि अलग? क्यों बता सकते हो? यहाँ पे भी सेम करंट आई और वही करंट वापस आके घुस जाएगा आई, जितना निकला उतना घुसेगा, ठीक है। तो R1 से जितना करंट है R2 से भी उतना ही करंट है। तो ये रटने वाला चीज़ यहाँ पे ये है कि सीरीज में करंट क्या रहता है, करंट आई क्या रहता है, सेम रहता है, और वोल्टेज क्या रहता है मल्टीप्लाई। अरे नहीं, सेम 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 होता है कि डिफरेंट होता है? वोल्टेज डिफरेंट होता है। अब इस सब का रीजन जानना है, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। सीरीज का डेफिनेशन क्या है कि ऐसा सर्किट जिसमें एक ही तार में दो रेजिस्टर लगा हुआ हो, दोनों रेजिस्टर्स में जो करंट हो वो सेम सेम हो, और दोनों रेजिस्टर में जो वोल्टेज हो वो डिफरेंट है। डिफरेंट बोले तो अगर इसमें V वोल्ट का बैटरी लगाया हो तो वो बट जाएगा कुछ V1 में और कुछ V2 में, सच दैट जो V होगा वो V1 प्लस V2 के ही बराबर होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 10 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का और ये 4 वोल्ट का, 6 ही वोल्ट का, बाकी कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ये 10 वोल्ट का है और ये 2 वोल्ट का है तो ये ऑब्वियसली कितना वोल्ट का होगा, 8 वोल्ट का। मतलब ये और ये प्लस करके ये आना चाहिए, इतना सा। तो 100 को इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे बहेगा तो क्या यहाँ पे 50 को बहेगा? ये एक तरह का बम्पर्स है, स्पीड ब्रेकर्स। तो 100 को गाड़ी बाइक जा रहा है, हाँ मेरे को भी ऐसा लग रहा था। हाँ है ही, वो वही काम भी करता है। ब्रेकर्स क्या काम करता है? रेजिस्टेंस का ही काम करता है ना। गाड़ी हम लोग स्पीड जाते हैं, मस्त बहते हैं हम लोग रास्ते में, तो वो जो बम्पर्स है स्टील गेट वाला बहुत सारा एक साथ, क्या करता है वो धीरे धीरे, जैसे 4-5 भी एक साथ लगा रहता है, नरेशन जैसे ही काम करता है। ऑब्वियसली हम लोग को ब्रेक दबाना ही पड़ेगा, तो हम लोग का स्पीड थोड़ा सा घटता है। ऐसा होता है क्या कि मान के चलो ये जा रहा है 10 को बाइक, ऐसे वाला बम्पर मिल गया, 2-4 को लुढ़क गया वहीं पे, बाकी नेक्स्ट वाला बम्पर में 5-6 को ही जा पाया, ऐसा नहीं ना होगा। अगर 10 को इधर से पार हुआ, लोग का स्पीड भले स्लो हो सकता है बट जाएगा पूरा ही। समझ आ रहा है? तो वही यहाँ पे भी है। अगर करंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 100 को बह के जा रहा है तो इससे भी 100 को ही बह के जाएगा। समझ आया? तो करंट क्या रहना चाहिए, इस हिसाब से सेम होना चाहिए। वो क्या काम करता है, बैटरी का काम क्या है? एनोड और कैथोड होता है। तो एनोड और कैथोड होगा तो ऑब्वियसली कुछ केमिकल रिएक्शंस होगा ना। और तुम लोग वो वाला पढ़े थे मेटल्स एंड नॉनमेटल्स वाला चैप्टर में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कुछ वैसा ही बैटरी के अंदर भी होता है। तो जब भी एक मतलब इलेक्ट्रोड और मतलब एनोड और कैथोड होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है, तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट या फिर एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज करता है वो, मतलब बैटरी एक तरह का एनर्जी प्रोवाइडर है। कोई भी बैटरी, तुम लोग घर में जो इन्वर्टर वाला बैटरी है उसमें भी रिएक्शन हो रहा है और उससे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। उस रिएक्शन की वजह से एनर्जी आ रहा है उसमें, उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक चीज पॉइंट क्या है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ वाला जो बैटरी है वो किसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? तो इससे क्या पता चल रहा है कि हाँ, इधर से जितना एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है, सिर्फ घूमता नहीं है वो, घूम के क्या करता है वो एनर्जी सप्लाई भी करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर एनर्जी कैरियर्स, वो लोग एनर्जी का कैरियर है एक तरह से, वो लेके जाता है, रेजिस्टर्स लोग को देता है और वापस आ जाता है। इसलिए वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। वो जैसा बोली वो भी सही है कि अलग अलग रेजिस्टर्स है, वो लोगों को अलग अलग जरूरत है, वो अलग अलग जरूरत की वजह से यहाँ पे अलग अलग खींचता है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लोगों से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो सेम सेम लेके आ रहा है, बट ये अलग से इलेक्ट्रॉन को बोल दिया हमको इतना चाहिए, वो बोला हमको इतना चाहिए, अपना जरूरत के हिसाब से वो लोग खींच लिया, एनर्जी कंज्यूम कर लिया। समझ आ रहा है? तो इस तरह से होता है। इसका क्लियर हो गया क्या, क्यों सेम क्यों डिफरेंट? ठीक है, अब एक चीज देखना है यहाँ पे, हम लोग को पता है कि V = V1 + V2 होगा यहाँ पे ऑब्वियसली, बट I तो सेम सेम रहेगा, इसमें I इसमें भी I। ठीक, तो अगर ये जो V है ये किसका V है, पूरे सर्किट का V है, और ये जो V1 है ये रेजिस्टेंस R1 का V1 है, मतलब V है, और ये R2 का V कितना है, V2। ओम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V = क्या होता है, IR। ये अगर पूरे सर्किट का वोल्टेज है तो पूरा इसकी जगह में हम पूरे सर्किट का क्या लिखेंगे, करंट, और पूरे सर्किट का क्या लिखेंगे, R, ये IR होता है। तो पूरे सर्किट का R को हमको अभी मान के चलते हैं कितना है, REQ बोले तो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इसको और इसको मिला के कितना होना चाहिए वो वाला। ठीक है, फिर इक्वल टू है, इक्वल टू लगा दिए। फिर V1 की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, I1 R1, बट I1 तो I ही है, रजिस्टर 1 के लिए I कितना है, I है, और R कितना है, R1 है, प्लस इसके लिए बताओ I R2, फिर I R इक्विवेलेंट, पूरा सर्किट का R इक्विवेलेंट, I कॉमन लेंगे, R1 + R2 हो जाएगा, तो I और I कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 + R2। तो इससे पता क्या चला, हम लोग कंक्लूजन क्या निकला कि अच्छा, जब रेजिस्टर्स लोगों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टर लोग का अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली खाली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, नॉर्मल एडिशन। तो सिमिलरली हम लोग करके लिख सकते हैं क्या, कि अगर बहुत सारा रेजिस्टर्स है तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 + R2 + Rn तक। if R1 R2 = R3 = Rn, सब सेम हो गया, तो R इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, R + R + R + चलते रहेगा n टाइम्स, कितना आ जाएगा, NR। तुम लोग कितना लेवल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम देख रहे हो। R + R कितना, 2R, वाह। R + R + R कितना, 4 को R प्लस करेंगे तो
n को r प्लस करेंगे तो ये क्या शो कर रहा है कि अगर सब जो सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो ओवरऑल बढ़ जाता है सबसे कि सबसे घट जाता है। जितना भी इंडिविजुअल रेजिस्टर्स है सबसे वैल्यू इसका ज़्यादा होता है कि कम होता है? नहीं, इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं, सबका मिला के तो इक्वल होता है ऑब्वियसली। जैसे इस आर का और इसका इस आर इक्विवेलेंट में कंपेयर किया जाए तो ये कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। तो इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज आर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये क्वेश्चन एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है इसलिए लिखा रहा है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये 6 ओम है। आर इक्विवेलेंट पता करना है कितना होगा, क्योंकि ये सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट में सबको हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 4 मतलब कितना आ जाएगा 12 ओम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, ये कितना आया 12 ओम आया। तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लोगों से ज़्यादा है कि कम है, वही लिखे हैं कि इन सीरीज आर इक्विवेलेंट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आई करंट बह रहा है, आई यहाँ पे I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है। यहाँ पे चेंज क्यों हुआ करंट, क्योंकि रास्ता चेंज हो गया। तो कुछ इलेक्ट्रॉन लोग ऐसे निकल लेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन लोग ऐसा निकल लेगा, ऐसे जा रहा था ऐसे हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो इधर I1 निकल गया तो ये I1 और इधर I2 निकल गया I2 फिर I1 I2 यहाँ पे मिल गया तो I1 प्लस I2 हो गया। तो I1 प्लस I2 ही क्या है, I है ना, क्योंकि I मिलकर ही ना I1 प्लस I2 ऐसे बिखरा था, जब मिला तो वापस I1 प्लस I2 क्या बन गया, I बन गया। समझ आया पहले पूरा बात? इतना तो पता चल गया कि इसमें करंट क्या रहता है, करंट क्या रहता है इसमें, डिफरेंट। तो अगर करंट डिफरेंट होगा तो V ऑब्वियसली क्या होगा है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं तुम्हारा भी। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं जैसे पिछला वाला लिखे थे V इक्वल टू V1 प्लस V2, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अरे रुक जा तुम क्या बोल रहे हो, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये समझ में आया? अभी V के बारे में बात नहीं किए कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं 10 वोल्ट का बैटरी है, सुनो, अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 10 वोल्ट का बैटरी है, इसका मतलब क्या है, इसका ये 10 वोल्ट अगर है तो ये है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये है तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो 10 है, क्योंकि बताए थे डिफरेंस क्रिएट होता है तभी वो करंट मूव करने लगता है। डिफरेंस क्रिएट ये करवाता है, ठीक है, तभी वो मूव करता है। और मूव करते करते ऐसे ढलान जब आता है तो आ जाता है इसके अंदर, और जैसे ही आ जाता है तो एनर्जी भी दे देता है, फिर एनर्जी लेकर ऊपर चढ़ाई करता है, फिर आ जाता है, ऐसे कुछ होता है। तो ये अगर 10 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ का और यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना वोल्ट का है, 10 वोल्ट का। अब बहुत तरीके से हो सकता है, ये हो सकता है ये वाला प्लस 10 भी है और ये 0 भी है। यहाँ पे जो प्लस है ना, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव है और ये जरूरी नहीं कि नेगेटिव हो। पॉजिटिव और नेगेटिव खाली शो करता है कि ये ज़्यादा अमाउंट में है, ये कम अमाउंट में है। हो सकता है ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ठीक है। हो सकता है, हाँ हो सकता है ये 20 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो भी डिफरेंस क्या रहेगा, 10 ही वोल्ट का रहेगा। ये 10 वोल्ट का है और ये 0 वोल्ट का है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अगर मान के चलो अगर ये 10 वोल्ट का है तो ये वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज का काम क्या था, एनर्जी देना इलेक्ट्रॉन्स लोगों को। तो अगर ये एनर्जी दे रहा है तो अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 10 वोल्ट ही रहेगा कि नहीं, क्योंकि बीच में कोई लेने वाला है ही नहीं, एनर्जी सोखने वाला कोई तो होना चाहिए ना। तो अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 10 वोल्ट जंक्शन में, जंक्शन तक देखना है। अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ भी क्या होगा, 0 ना होगा, इधर 0 वोल्ट है तो यहाँ क्या होगा 0 वोल्ट। अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो इस वाले जंक्शन में कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। समझ आया? अगर यहाँ 0 वोल्ट तो इस वाले जंक्शन में कितना वोल्ट, 0 वोल्ट। अगर यहाँ 10 वोल्ट तो इस वाले में कितना वोल्ट, 22 क्या, 22 ओ 5 वोल्ट। 5 क्यों, मतलब रीजन यहाँ पे बीच में देखो, इस तार में कोई रेजिस्टर लगा हुआ है क्या, नहीं, तो कोई एनर्जी खींचेगा क्या, नहीं, तो वही रहेगा सेम। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 0। बट देखो 10 से यहाँ पे 10 नहीं हुआ, फिर यहाँ से यहाँ क्यों, यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉप हो गया 0, क्योंकि कौन खींच लिया पूरा। समझ आ रहा है? जैसे अगर ऐसे चलते रहता कि यहाँ 10 वोल्ट तो यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट तो यहाँ कितना वोल्ट, तो 10 तो नहीं हो सकता, कुछ और होगा, और वो भी कम होगा, कुछ पता नहीं क्या होगा, मान के चलो पता नहीं, V1 पर मान लेते हैं, हमको नहीं पता, पर इतना पता है जो V1 जो भी होगा वो काफ़ी कम होगा, किससे, 10 वोल्ट से, क्योंकि ये कुछ खींच लिया होगा। हमको नहीं पता, हो सकता है 2 वोल्ट खींचा, हो सकता है 8 वोल्ट खींचा, हो सकता है पूरा का पूरा 10 वोल्ट खींच लिया हो, हमको नहीं पता, ठीक है। बट खींचा तो होगा, इतना श्योर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं था तो सेम रह गया, यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं था सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं था सेम रह गया, बट यहाँ से यहाँ तक कोई है, अरे डरावना लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक कोई है जो खींच लिया। अब कितना खींचा नहीं पता, हम कभी V1 बोल दिए क्वेश्चन मार्क, बट 0 वोल्ट से यहाँ तक कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे पक्का क्या होगा 0 वोल्ट होगा, इसका मतलब V1 ही किसके बराबर है, 0 वोल्ट। समझ आया क्या? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ ये जो रेजिस्टर है ये कितना वोल्टेज खींच लिया, कंज्यूम कर लिया, 10 वोल्ट। अगर पूछे R2 कितना वोल्टेज खींच लिया, इसका मतलब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज क्या है
सेम है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे वी सेम है। समझ आया वी सेम क्यों हुआ? क्लियर है? ओके डन। करंट डिफरेंट क्यों है बताना तो नहीं चाहिए अब, क्योंकि रास्ता बदला करंट बदलेगा। ठीक है चलो आई इक्वल्स टू वी बाई आर। हाँ अब तुम क्या बोल रहे थे बोलो, आई की जगह में क्या लिखेंगे? वी बाई आर सिर्फ, आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो या फिर आरपी लिख सकते हो जो तुम्हारा मन हो। आरपी बोले तो पैरेलल, पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, उसमें भी आरएस लिख सकते थे। ठीक है I1 की जगह में क्या लिख सकते हैं? वी बाई प्लस I2 की जगह में तो वी कट जाएगा तो हो जाएगा 1 बाई आर पी आर पैरेलल इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सिमिलरली क्या हो जाएगा? हो जाएगा, तुम गलत सुने। इफ n रेजिस्टर्स होगा तो क्या होगा? 1 बाई आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Rn। R1 R2 R3 सब सेम हो गया Rn तक, तो 1 बाई आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, ऐसे चलते रहेगा n टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? n बाई आर। तो यहाँ से आर पी कितने के बराबर हो जाएगा? आर पी आर बाई एन। ये आर पी घट गया कि बढ़ गया? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से आर पी क्या हो गया? बढ़ गया कि घट गया? घट गया। तो लिख लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन is always lesser निकालो आरपी निकाले ना 1 बाई आर पी इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो 1 बाई आर पी पता करना है, 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 तो 8 आ जाएगा एलसीएम, 4 2 8 8 1 8 तो 1 बाई आर पी इज इक्वल्स टू 3 बाई 8 तो आर पी इक्वल्स टू 8 बाई 3। ठीक है ऐसे भी निकाल सकते हो। इतना निकला सबका? ये ए और बी वही है, बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे, इसको भूल जाओ, ऐसे करंट जा रहा है मतलब जो भी है। इसका आर इक्विवेलेंट पता करना है। ये तीन किस्में हैं पैरेलल, तो हम लोग 1 बाई आर पी निकाल देते हैं पहले। 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 5 कितना आ जाएगा? 30। यहाँ 30 नहीं आएगा क्या? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना कितना आ रहा है प्लस करके? 31 बाई 30। तो आर 1 बाई आर पी कुछ 31 बाई 30 तो आर पी कुछ तो कितना? 30 बाई 31 ओम। तो इस पूरे को अगर हटा दे, समझना, इसको तुम लोग ऐसे बना सकते हो क्या? ये वाला को इसी को ऐसे बना सकते हैं क्या? ये तो जैसा है वैसा लिख दिए, ये वाला 2 ओम, ये सारा तीनों मिला के कितना आ गया? 31 बाई 30 आ गया ना, सॉरी 30 बाई 31 आ गया ना, यही आया ना। ये तीनों मिला के कितना आया? 30 बाई 31। और एक और है इधर 2 ओम, दिख रहा है? अब ये तीनों किस में है? सीरीज में, पैरेलल बोलने वाला। अब आर इक्विवेलेंट पता करो, इन तीनों को क्या करेंगे? प्लस 2 प्लस 30 बाई 31 प्लस 2 तो एलसीएम ले लो 31 62 30 प्लस 62 कितना आ जाएगा बताओ? 154 आ रहा है पक्का ना? भरोसा करे ना? 4.9 आ रहा है। अच्छा ऐसे ही बनाया होगा, वेरी गुड। उसमें कुछ ना कुछ अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस अगर है मतलब वो रोक रहा है करंट को बहने से, बट जा भी रहा है करंट क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं है, मतलब हल्का सा रेजिस्टेंस है, तो उसकी वजह से क्या होता है? हीट जनरेट होता है, मतलब उसमें थोड़ा तार धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ठीक है, तो किसी किसी में इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है कि तार लाल हो जाता है, जैसे कि टंगस्टन वायर इतना ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है या लाल हो जाता है कि उसको हम लोग बल्ब में या फिर हीटर में यूज़ कर सकते हैं। बट नॉर्मल वायर का बात कर रहे हैं, कॉपर वायर का, उसमें करंट बहता भी है बट हल्का हल्का रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट होता है। अगर टंगस्टन ले लें हम, टंगस्टन, तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है। टंगस्टन में रेजिस्टेंस क्या रहता है? बहुत ज़्यादा हाई, और जितना ज़्यादा हाई उतना करंट को जाने में क्या होगा? तकलीफ इन द सेंस बहुत सारा कोलिजन्स होते रहेगा बीच में, एटम्स के साथ टकराते रहेगा, और जितना टकराएगा उतना फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन से क्या होता है? हीट जनरेट होता है। तो रेजिस्टेंस जितना हाई होगा उस डिवाइस में, उस कंडक्टर में, उतना हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मतलब हीट सब में प्रोड्यूस होने वाला है। रेजिस्टेंस जिसमें ज़्यादा है उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला है, जिसमें कम है उसमें कम प्रोड्यूस होने वाला है। इतना समझ में आ गया? तो दो चीज़ यहाँ पे होता है, एक होता है हीट रिलीज्ड या फिर हीट कंज्यूम्ड। हीट रिलीज हो सकता है, मतलब जैसे अगर तार में करंट बह रहा है तो वो गर्म हो रहा है, तो उससे हीट क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। और हीट कंज्यूम कब होता है? हीट कंज्यूम कब होता है? जब, और ऑब्वियसली उससे करंट बह रहा है, बैटरी लगाए तो वो तो हीट कंज्यूम कर रहा है ना, जैसे बल्ब कुछ हीट ले रहा है, खींच रहा है, तभी तो वो जल रहा है ना, एनर्जी कंज्यूम। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ क्या? एक एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है हमेशा? जूल। इतना ठीक है। अब हीट किस किस बात पर डिपेंड करता है?
हीट किस किस बात पर डिपेंड करता है? तो पहले तो पता चल गया कि आर पे डिपेंड तो करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा सोचना और किस पे करता होगा? क्या करंट पे करता है? करंट पे कर सकता है? करंट पे, करंट अगर बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ाने का मतलब क्या मोनालिसा? तो इसका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ गया मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बहने लगा। पहले अगर 10 को जा रहा था, करंट बढ़ाने पे हो सकता है 20 जा रहा, 25 जा रहा है, कुछ ज्यादा जा रहा है। एक ये हो सकता है, और दूसरा चीज अगर करंट बढ़ा रहे हैं तो कोई ये भी कह सकता है कि टाइम घट रहा होगा पक्का। अगर हमको 10 ही रखना इलेक्ट्रॉन और फिर भी करंट बढ़ाना है, तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे अगर जा रहा था तो बाद में ऐसे जा रहा होगा, तब भी करंट बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो करंट दो वजह से बढ़ता है, या तो तुम नंबर ऑफ चार्ज NE/T होता है ना इसका, तो अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो ये तो नहीं बढ़ सकता, ये है चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, ये नहीं बढ़ सकता। हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है, या तो ये क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। मतलब दो उपाय है इसको बढ़ाने का, या तो टाइम को घटा दो या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दो, दो ही चीज हो सकता है। तो हम पूछे थे कि इलेक्ट्रॉन अगर करंट अगर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? तो ऑब्वियसली किसका बात कर रहे हैं हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि करंट बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा चला गया। तार तो उतना ही पतला है ना, यही तार है। हाँ पहले से अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बढ़ा दे रहे हैं उतना ही जगह में, तो अब एक दूसरे के साथ टकराने का या वॉल के साथ टकराने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गया कि घट गया? हाँ बढ़ गया। तो बढ़ जाएगा तो ज्यादा टकराएगा तो ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा फ्रिक्शन तो ज्यादा हीट। मतलब करंट बढ़ाने से हीट क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। तो तुम लोग सही बोले थे, जो लोग हीट भी बोले थे, रेजिस्टेंस भी जो बोले थे वो भी सही है, बट हम फंडामेंटल मीनिंग पूछ रहे थे। तो कैसे कैसे वेरी करता है पता है? ये देखा गया, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको रहने दो, कि करंट के स्क्वायर पे ये डिपेंड करता है। मतलब हल्का सा करंट बढ़ाओगे ना तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, बहुत ज्यादा। मतलब अगर 2 एम्पियर करंट पे अगर हीट मान लो जनरेट हो रहा है 2 जूल का, तो अगर करंट बढ़ाना है हमको 4 एम्पियर करना है, तो हीट पता है 4 जूल नहीं होगा कुछ, हाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा, 16 जूल हो जाएगा। स्क्वायर पे बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है? ये इसको 1 यूनिट बढ़ाओगे तो इसका स्क्वायर यूनिट ये बढ़ जाएगा। अगर x बढ़ाओगे तो ये x का स्क्वायर बढ़ जाएगा इतना। समझ आ रहा है क्या? ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको रहने देते हैं। खाली इतना पता चला कि हाँ आई पे डिपेंड करता है, ये बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, ये घटाओगे ये घटेगा। रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, ये घटाओगे ये घटेगा। दूसरा चीज, सॉरी तीसरा चीज, इसके बाद सुनना, ये एक बल्ब है, एक बल्ब ये है, 2 बल्ब है मेरे पास, ये है बल्ब 1 और ये है बल्ब 2। इसको हम दोनों को स्विच ऑन करेंगे। इसको 9 बजे हम रात का 9 बजे 9 PM में ऑन कर दिए ऑन, और इसको 9:50 में किए ऑन, और दोनों को साथ में 10 बजे ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद 10 बजे, ठीक है, इस दोनों को साथ में 10 बजे ऑफ कर दिए, और दोनों को फिर टच किए। ज़्यादा हाथ किस में, उंगली जलेगा किस में? ज़्यादा गर्म रहेगा ना, क्योंकि ये कितना घंटा चला और ये कितना 10 मिनट मात्र, तो ऑब्वियसली ज़्यादा हीट नहीं होगा, यही ज़्यादा हीट होगा। तो इसका मतलब टाइम बढ़ाते हैं तो हीट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है कि घट जाता है? टाइम यहाँ पे बड़ा ज़्यादा है ना, इसमें 1 घंटा ज़्यादा हीट, तो समझ में आया टाइम जो है वो भी क्या है, हीट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। अब थोड़ा सा फंडामेंटल में आता है कि 1 घंटा टाइम ज़्यादा हुआ तो ऐसा क्या हो गया कि हीट ज़्यादा बढ़ गया? ये बता दो एक बार। जैसे बस इतना 2 सेकंड तक किए और 5 मिनट तक करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा देर फ्रिक्शन होगा। जितना देर फ्रिक्शन होगा उतना अमाउंट ज़्यादा ऑफ हीट निकलेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे भी मान के चलो 10 इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है और यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, पर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 घंटा तक एक दूसरे के साथ टकरा रहा है, तो बहुत देर से हीट प्रोड्यूस होते जा रहा है, और यहाँ पे 10 मिनट तक वही काम हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हीट जनरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट ये सब डिटेल्स खाली ऐसे ही जानने के लिए, याद रखने के लिए, पूछेगा नहीं एग्जाम में, तो खाली यही 3 पता होना चाहिए और तीनों को कर देना है कंबाइन। तो क्या हो जाएगा, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा I² RT। समझ आ गया क्या इतना बात? ये किस में है, H का फॉर्मूला किस में है? I और R के टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ I एंड R, इन टर्म्स ऑफ, यहाँ लिख दे रहे हैं। अब हमको इसको V और R के टर्म में करना है, V एंड R के टर्म में, तो हमको क्या हटाना पड़ेगा, I हटाना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ है V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई, तो I की जगह में V बाई R लिखो, H इज इक्वल टू V बाई R का स्क्वायर और RT, ठीक है। बताना, V² बाई R² इंटू R इंटू T, R से स्क्वायर कट गया, V² बाई R इंटू T, ये बन गया ऐसा नया फॉर्मूला। I और V के टर्म में करेंगे तो क्या आएगा, R हटा देना है हमको, R हटाना है, I तो I रहेगा, बात तो सही है। यहाँ पे करते हैं, H को H रहने देते हैं, I को I रहने देते हैं, R को हटाना है, R किसके बराबर हो जाएगा, V बाई I इंटू T, I से स्क्वायर कट जाएगा, तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, V I T। का मतलब होता है कितना वर्क डन किया जा रहा है, कितने टाइम पे वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो 2 तरीके से लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली लिख दो रेट ऑफ डूइंग वर्क, हाँ ये लाइन में भी पढ़े थे, या फिर लिख सकते हो वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ से क्या मिल जाएगा, W बाई T, ये तो बचपन 9 वाला है, बचपन, हाँ तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा,
जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग? वाट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी से डिनोट करते थे, इसका फॉर्मूला क्या था? इट इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद आ रहा है? W बाई क्यू नॉट लिख रहे थे हम लोग टेस्ट चार्ज, बट इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं W बाई क्यू या फिर नॉर्मल क्यू। ठीक है, समझ आ रहा है? याद आया ये फॉर्मूला? ओके फाइनली इस W की जगह क्या लिख सकते हैं? वी क्यू बाई टी। ये समझ में आया सबको अभी? क्यू बाई टी किसका फॉर्मूला है? तुम लोग कोई नहीं बता पा रहे हो, क्या हो गया तुम लोग? पास V इक्वल टू क्या था पहले से ही? वी आई है, वी हैव। अब हमको क्या हटाना है? आई वी और आई में से किसको हटा दे? V को हटाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि आई तो चाहिए, V हटाना पड़ेगा। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हमको लग रहा है पूरे चैप्टर में बस खाली ओम्स लॉ का ही फॉर्मूला याद है तुम लोग सही। V इक्वल टू आई आर, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर और इंटू आर। कितना आ जाएगा? सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहे हैं? P इक्वल टू क्या हो जाएगा? मत करो, इरिटेशन हो रहा है हमको। V बाय आर, हाँ तो पावर इक्वल, हाँ बहुत बढ़िया। V को रहने देना है, I की जगह में क्या लिखना है? V बाय आर। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? तीसरा फॉर्मूला यही रखना है, बस तीन ही रखना है। P इक्वल टू वी आई, P आर। देखते हैं, नहीं सुनो सुनो शुरू से सुनो। हाँ देखो एक बार, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है, तो ये तुम्हारा 4 ओम जैसा है वैसा रह जाएगा 4 ओम, और इन दोनों का साथ में इकट्ठे जो भी आएगा उसको लिखना है यहाँ पे आरपी। तो इसको पहले निकालना पड़ेगा। 1 बाई आर पी इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। इसका R1 क्या है? 1/3 है और ये 1/6 है। समझ आया दृष्टि? तो 1/3 1/6 कितना आ जाएगा? ऐसे यहाँ पे 6, 3 2 6, 6 1 6, मतलब 3/6, मतलब 1/2। तो 1 बाई आरपी किसके बराबर आ गया? 1/2। तो आरपी कितने के बराबर होगा? 2, मतलब ये वाला कितना हो गया? 2। अब सीरीज वाला निकाल दो, मतलब इक्विवेलेंट वाला। तो 4 + 2 6 ओम। पहले वाला डन, पहला वाला सबको समझ आ गया? किसी का तो बना, खाली तुम्हारा नहीं बना, बाकी सबका। दूसरा वाला में कोई दिक्कत नहीं है, बोला टोटल करंट निकालिए। तो टोटल करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? टोटल वोल्टेज इंटू टोटल करंट इंटू टोटल आर। रुक जाओ, ये हो गया ना, डन ना? नंबर दूसरा, अब हमको बताओ कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? आर टोटल कितना है? 6 ओम आ गया। तो पूरे सर्किट का वी टोटल कितना है? 12 वोल्ट। अब हमको निकालना क्या है? करंट टोटल। तो हम लोग क्या लगा देंगे? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाएंगे तो होता है V इक्वल टू आई आर। आई किसके बराबर? V बाई आर के बराबर। अगर इसका टोटल तो इसका भी टोटल, इसका भी टोटल। तो V टोटल कितना है? 12, और R टोटल कितना है? 6। तो हो जाएगा 6 × 12, मस्त आंसर 2 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? लिख लो जल्दी, लिख, फास्ट वही है दिया हुआ क्वेश्चन। ओके, अब ये बताओ कि ये वाला और ये वाला दोनों मिला के, पहले हमको इतना बताओ तो कि इसमें वोल्टेज जितना जाएगा, क्या इसमें भी उतना ही वोल्टेज जाएगा, क्या अलग जाएगा? ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में है ना? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है कि डिफरेंट? ये पता है, भूल गया हूं ना, इसलिए पैरेलल कनेक्शन में दो रेजिस्टर अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो लोग में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंट नहीं। ठीक है, क्योंकि हम बताए थे ए बी सेम डिफरेंस में है। याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे जो भी जाएगा, यहाँ पे जितना जाएगा यहाँ पे उतना ही जाएगा, बट इन दोनों को मिला के जितना भी जाएगा ये वाला उससे अलग जाएगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज बढ़ जाता है। तो अगर ये टोटल 12 वोल्ट है, तो अगर इसमें जा रहा है मान के चलो x वोल्ट, तो बाकी जितना भी वोल्ट बचा 12 - x वो किसमें जाएगा? इसमें जाएगा, मतलब इसमें भी 12 - x, इसमें भी 12 - x, सेम जाएगा। इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, अभी देखते हैं कि अगर हमको इसका वोल्टेज पता करना है, वोल्टेज थ्रू 1 मतलब R1, तो हमको I भी पता करना होगा 1 का ही, और R भी पता करना होगा 1 का ही। हमको ये पता करना है, क्या ये पता है? R1 पता है क्या? क्या रेजिस्टेंस पता है 1 नंबर का? हाँ, कितना है? 4। क्या 1 नंबर का करंट पता है? तो देखते हैं करंट पता है कि नहीं। यहाँ से कितना करंट निकल रहा है बैटरी से? 12 नहीं, 2 एम्पियर वो वोल्टेज है, वो करंट पूछ रहे हैं हम। इससे करंट कितना निकल रहा है? तो 2 एम्पियर इधर से भी गुजरेगा, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, इससे कितना गुजरेगा? 2 एम्पियर ही गुजरेगा ना। उसके बाद ये 2 एम्पियर इधर से और इधर से बट जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ मान के चलो y एम्पियर, और बाकी का इधर चला जाएगा 2 - y एम्पियर। ये बात समझ में आया क्या? 2 एम्पियर निकल रहा है, तो इससे कितना गुजरेगा? बट क्या इससे भी 2 एम्पियर गुजरेगा? नहीं, इससे कुछ और गुजरेगा, इससे कुछ और गुजरेगा, दोनों मिला के भले 2 एम्पियर हो जाए। ये ऐसे जाएगा 2 एम्पियर, इधर चला गया 1.5, इसमें 1.5, इसमें 0.5, मिलकर वापस 2 आ गया, ऐसा आ गया। ऐसा हो सकता है। हो सकता है इसमें 2 एम्पियर जा रहा है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 1 मिलकर वापस 2 आके यहाँ घुस गया, ऐसा हो सकता है। बहुत सारा केस हो सकता है, बट हमको इससे मतलब था कि इसमें करंट कितना होगा। तो करंट पता चल गया ना, कितना होगा करंट इसमें? 2 एम्पियर। तो हमको चाहिए क्या था? हमको चाहिए था वोल्टेज ऑफ थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाला बोला है वोल्टेज थ्रू R1, मतलब 1 का चाहिए वोल्टेज। तो 1 का अगर वोल्टेज चाहिए तो उसका करंट भी चाहिए और उसी का R भी चाहिए। उसका करंट कितना पास हो रहा है? 2, और उसका रेजिस्टेंस कितना है? तो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो हम लोग का ये आया 6, वो डालेंगे कि 4 डालेंगे? 4, क्योंकि हम लोग 1 का बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट का नहीं, टोटल का नहीं। तो 4, तो कितना आ जाएगा? 8 वोल्ट। मतलब तुम्हारा सही आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।